सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। एक बार हम लोग क्या करेंगे, अभी तक जो भी कवर किया हुआ है सब कुछ हम लोग फटाफट रैप अप करेंगे। सबसे पहले टॉपिक के स्टार्ट में आ जाओ। क्या ना ऐसे गाइस, इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने प्रमोटर का डेफिनेशन देख लिया था। जल्दी बताओ यस और नो। सर प्रमोटर का जो डेफिनेशन है वो किस सेक्शन में लिखा हुआ है? सेक्शन 2 क्लॉज 69। प्रमोटर हमने किसको बोला? प्रमोटर्स मींस एनी पर्सन जिसका नाम कहाँ पे लिखा है? प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा है, या फिर जिसको हमने कहा से आइडेंटिफाइड किया हुआ है उसके नाम को सर एनुअल रिटर्न में से आइडेंटिफाई किया है, या जो कंपनी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। समझ में आ रहा है क्या? कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। या फिर अगर मैं आप लोगों को बोलूं, कहने से उसके एडवाइस पे, उसके डायरेक्शन पे, उसके इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकस्टम टू एक्ट। अरे यस और नो। तो बोलने का मतलब सिंपल सा आपको ये क्या याद रखना है? प्रमोटर मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कहाँ पे लिखा है? प्रोस्पेक्टस या एनुअल रिटर्न में, या जो कंपनी को क्या करता है? कंट्रोल, या फिर जो क्या करता है? जिसके एडवाइस पे कंपनी काम करती है। इन शॉर्ट, अ प्रमोटर मींस अ पर्सन हु कैन। सर व्हाट डू यू मीन बाय कैन? जो कंपनी को कंट्रोल करता है, जिसके एडवाइस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते हैं, या तीसरा क्या बोला है? जिसका नाम प्रोस्पेक्टस या एनुअल रिटर्न में लिखा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे प्रमोटर। सर अगर कोई बंदा प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है, ओनली मियरली प्रोफेशनल कैपेसिटी, तो डोंट यू थिंक उसके बोलने पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करता है एडवाइस पे? बट उसको हम लोग प्रमोटर नहीं बोलेंगे। क्या ऐसे यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक पढ़ लिया हुआ है। सर इसके बाद में हमने देखा था सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 बोलता था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में। जब भी कंपनी बनेगा किस पर्पस से बनेगा गाइस? टेल मी फास्ट। सर जब भी कंपनी बनेगा लॉफुल पर्पस के साथ बनेगा। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? सर सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 1 के अंदर ही लिखा है कि कंपनी जब भी बनेगा लॉफुल पर्पस के साथ बनेगा। मेरा क्वेश्चन है, अगर लॉफुल पर्पस के साथ में कोई कंपनी नहीं बनता है, कोई दूसरा इंटेंशन होता है, तो वहां पर क्या हो जाता है? सर वहां पर हो जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। समझ में आ रहा है क्या? Ignore the separately legal entity, disregard the corporate personality looking behind the person who are in the actual control in the affairs of the company. It is a complete discretion of the court whether to lift the corporate will or not. स्वाहा। समझ में आ रहा है? But there are certain cases where the corporate will was lifted. Case number 1, Dinsha Manixipetid. Another case number, sir, ली वर्सेस सेपरेट लीगल एंटिटी ढोकलो बेशर्मो। अरे सर, डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल रबर टायर कंपनी लिमिटेड, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन वर्सेस मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट वाला, ठीक है। उसके बाद में हॉर्ने हॉर्ने वाला केस है, गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्ने। थोड़ा थोड़ा जिंदगी में है ना, बहुत बढ़िया। सो सुनो, आ जाओ सेक्शन नंबर 3 पे। सेक्शन नंबर 3 क्या बोलता है? सर कंपनी जब भी बनेगा किस पर्पस से बनेगा? लॉफुल पर्पस के साथ में बनेगा। और कंपनी बनाने के लिए आपको कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है। कितने? बोले क्या बनाने का है? पब्लिक क्या? 7 और मोर पर्सन। अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है तो कितना? 2 और मोर पर्सन। अगर आपको 1 पर्सन कंपनी बनानी है तो कितना? ओनली 1 पर्सन, नॉट अ पर्सन। ये लोग क्या करेंगे भाई साहब? ये सब्सक्राइब करेंगे किसको? तुम्हारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, और फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करेंगे किसके? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सर कहाँ पे लिखा हुआ है? बेरेक में लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है। जब अपन ने पढ़ा है तो बेरेक से पढ़ा है ना, तो जो जो पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है वो भी आपने को याद आते रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? इसके अलावा देखो, तुम लोगों ने कुछ डिसीजन ले लिए कि जो धंधा करेंगे वो कैसा करेंगे? अरे बोलो, लॉफुल करेंगे। दूसरा, तुमने ये डिसाइड कर लिया किस तरीके की कंपनी बनाना है। सर कैसे डिसाइड किया? अरे तभी तो कितने नंबर ऑफ लोग चाहिए, तुमको समझ में आया ना। अब तीसरा बोला है क्या? कि तुम्हारे कंपनी में तुम्हारे मेंबर की लायबिलिटी कैसी चाहिए तुमको? सर लिमिटेड बाय शेयर चाहिए, लिमिटेड बाय गारंटी चाहिए, या फिर अनलिमिटेड चाहिए? समझ में आ रहा है क्या? अरे यस और नो। अगर आप डिसाइड करते हो सर लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी चाहिए, तो फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन और सामने आ जाते हैं कि इसके अंदर शेयर कैपिटल होना चाहिए या शेयर कैपिटल नहीं होना चाहिए। क्या ऐसे गैस? ये अपना पॉइंट हो गया बहुत अच्छे से। इसके बाद में सर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या कवर करेंगे? 1 पर्सन कंपनी। कल ही हम लोगों ने 1 पर्सन कंपनी को पूरा डिटेल में देखा। सर 1 पर्सन कंपनी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कहां पर डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज 62, जो बोलता है 1 पर्सन कंपनी मींस अ कंपनी इन विच ओनली 1 पर्सन इज अ मेंबर, हैज अ मेंबर। समझ में? क्वेश्चन आता है कि सर ओनली 1 पर्सन मेंबर बोला है, मतलब मिनिमम भी 1 और सर मैक्सिमम भी 1, क्या? मेंबर। तो क्या ना इसे मेंबरशिप के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाला इन लोगों ने, या प्रोहिबिशन? प्रोहिबिशन। एक से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? दूसरा,
नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हो सकते रहे? सर नंबर ऑफ डायरेक्टर के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन डाला ही नहीं, मेंबर के ऊपर डाला है। क्वेश्चन आता है मिनिमम 1, मैक्सिमम 15। टू गो बियॉन्ड फॉर 15 फर्स्ट आपको क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। यू में एक्सटेंड इवन बियॉन्ड 15। समझ में आ रहा है क्या? कोई कोई बोलेगा सर क्या बोल सकते हैं, जनरल मीटिंग चैप्टर तो एप्लीकेबल ही नहीं है इसको, 1% कंपनी, हाउ कैन दे पास द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड द स्पेशल रिजोल्यूशन? क्योंकि लिखा है ना द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 196 से लेके 1 कितना 21 तक का नॉट एप्लीकेबल टू ओपीसी। भाई साहब वहां पे क्या मेजर मेरे को ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन फॉल अंडर विच कैटेगरी, विच सेक्शन 414 ना? सर हमारी कंपनी को तो एप्लीकेबल ही नहीं है। हाउ कैन वी पास स्पेशल रिजोल्यूशन टू गो बियॉन्ड 15? पहली बात मुझे बताओ, ऑर्डिनरी और स्पेशल तभी बात आता है जब एक से ज्यादा लोग होते हैं ना। अरे जब आप एक ही हो तो अपने आप में स्पेशल हो कि नहीं हो, अपने आप में यूनानिमस हो कि नहीं हो? समझ में आ रहा है क्या? तो क्या तुमको ऑर्डिनरी और स्पेशल एप्लीकेबल होगा क्या? क्या तुम्हारा टाई ऑफ वोट होगा क्या? क्या वहां पे चेयरमैन का कास्टिंग वोट आएगा क्या? नहीं आएगा। इसलिए 112 सेक्शन 122 बोलता है ना कि भाई आपने रिजोल्यूशन पास कर लिया, मिनट्स में एंट्री कर दिया, रिजोल्यूशन पास। सो इन केस ऑफ ओपीसी यू कैन गो बियॉन्ड 15। समझ में आया? सेक्शन 122 कंप्लाई करना पड़ेगा। अब सो स्पेशल रिजोल्यूशन नॉट स्पेसिफिक वर्ड विद हिज कंसेंट ओनली ही कैन गो बियॉन्ड 15। अच्छा मेरा क्वेश्चन आता है कि सर जो ओपीसी है आपने बोल दिया, डेफिनेशन लिखा है सेक्शन 2 क्लॉज 62 के अंदर। क्वेश्चन आता है सर ये कौन सी कंपनी है? 1% कंपनी मींस अ कंपनी बोला है ना। कंपनी तो प्राइवेट भी हो सकती, पब्लिक भी हो सकती, सेक्शन 8 भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? लेकिन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी बोलता है कि ओपीसी बनाने के लिए तुमको कितने लोग चाहिए रहे? 1%। अब यहाँ पे फिर से दिया नहीं क्योंकि बेरेक में डिटेल में दिया है, यू नीड 1% टू फॉर्म 1% कंपनी। समझ में आ रहा है? और उसके आगे क्या लिखा है? विच इज प्राइवेट इन नेचर। मतलब 1% कंपनी कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी, ना ही पब्लिक कंपनी, ना ही सेक्शन 8 कंपनी। तो 1% कंपनी कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है। यहां तक का पॉइंट समझ में आया? सर अगला पॉइंट क्या बोलता है कि हु कैन फॉर्म अ 1% कंपनी, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछ रहे हैं क्या? बताओ रे, बिना देखे बताओ। पहला क्या होना चाहिए? नेचुरल पर्सन, मतलब इंडिविजुअल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया। तीसरा क्या होना चाहिए? सर रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रहा नहीं रहा फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया क्या? लेकिन फिर भी रेसिडेंट क्यों लिखा हुआ है? कहने से मैंने आपको इसका लॉजिक दिखाया था फॉर्म खोल के। अब क्वेश्चन आता है, मेरे फटाफट क्वेश्चन के आंसर दे दो। क्या सतीश भारती इंडिया के अंदर ओपीसी खोल सकता है? आई एम सेटिस्फाइंग ऑल द क्राइटेरिया, आई कैन ओपन। सर क्या प्रियंका चोपड़ा इंडिया के अंदर ओपीसी खोल सकती है? हाँ। क्यों? शी इज नेचुरल पर्सन, शी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑल्दो शी इज नॉट रेसिडेंट, स्टिल शी कैन। क्वेश्चन अराइज, क्या सर टॉम क्रूज इंडिया के अंदर ओपीसी खोल सकता है क्या? नहीं खोल सकता है। क्यों नहीं खोल सकता है? क्योंकि सर वो नेचुरल पर्सन है, भले ही 1 साल से वो इंडिया में रहा भी होगा, यशराज फिल्म के साथ में उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला, लेकिन फिर भी आज वो क्या नहीं है? सिटीजन नहीं है। तो क्या नहीं खोल सकता है? ओपीसी नहीं खोल सकता है। बेटा तेजस्विनी मैम, नहीं। सर वो नेचुरल पर्सन है, इंडिया में ही रहते हैं, लेकिन वो कैनेडियन है, तो वो नहीं खोल सकते। अक्षय कुमार, सर 15 अगस्त के पहले तो नहीं खोल सकता था क्योंकि कैनेडियन था, लेकिन 15 अगस्त के बाद में इंडियन हो गया कि नहीं? अब खोल सकता है कि नहीं खोल सकता है? सर लास्ट एग्जांपल, सीमा हैदर का ओपीसी खोल सकती है क्या? आइडियली सिटीजनशिप मिल जाता है अगर तो आप इंडिया के आदमी से शादी करते हो और तुमको रिजल्ट सब कुछ है, तुम्हारे बच्चे इंडिया वाले हैं, लेकिन इंडिया में आने का तरीका तो लीगल होना चाहिए। बिना पासपोर्ट की इंडिया में घुस गई, तो बोलने का मतलब क्या है? अगर एंट्री सही नहीं है तो उसके बाद के कार्यक्रम कैसे सही रहेंगे? मतलब शादी वादी। समझ में आ रहा है क्या? तो शी कैन नॉट ओपन, मतलब मेरे पास आते तो मैं बोलूंगा बाबा गवर्नमेंट ने तुमको सिटीजनशिप दिया है क्या, इसका प्रूफ दो। अगर तुम दे रहे ना देन आई विल ओपन, इफ नॉट सॉरी आई कांट ओपन। अच्छा सीमा हैदर कौन? बच्चों ऑनलाइन जाके सर्च कर लेना, मेरा बताने का काम नहीं है। पहला कंडीशन समझ में आया क्या? अच्छा क्वेश्चन आता है, क्या रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक ओपीसी खोल सकती है क्या? नहीं। क्यों? आर्टिफिशियल पर्सन। क्या सतीश भाई अपने शेयर रिलायंस इंडस्ट्री को सेल कर सकता है क्या? ना। क्यों? क्योंकि सर एक ही मेंबर हो सकता है, और अगर आपने अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए, क्या मैं किसी नेशनल पर्सन को कर सकता है? कर सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट को कैसा करेगा? क्योंकि जो मेंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सिटीज नेचुरल पर्सन। अब क्या बोला है कि भाई तू गचका वचका तो, मतलब तेरा डेथ हुआ तो, या फिर तू पागल हो गया, मतलब शादी वादी वाला सीन हो गया तेरी जिंदगी में, तो इन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट अनसाउंड माइंड हो जाएगा ना,
तो बोलने का मतलब इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यू शुड गिव द नेम ऑफ अनदर पर्सन, दैट पर्सन विल बिकम मेंबर इन केस ऑफ डेथ ऑफ द मेंबर और इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया क्या? सो यहाँ पर क्या बोला है, परपेचुअल सक्सेशन को मेंटेन करने के लिए हम लोग किस कंसेप्ट को लेकर आ रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ नॉमिनी। अब वो जो नॉमिनी है उसकी डिटेल्स हम लोग कहाँ पे फाइल करेंगे रे, INC 32 के अंदर। अब ये जो तुम्हारे स्टडी मैट में लिखा हुआ ये गलत है क्या, कि इसके साथ में INC 3 अटैच करना पड़ेगा, एक जमाने में करना पड़ता था। अब तो सीधा मैंने तुमको बताया फॉर्म खोल के कि वहां पे लिखा ही थे, तो अटैचमेंट का जरूरत ही क्या है, समझ में आ रहा है क्या? दूसरा बात क्या बोला हुआ है, अच्छा लेकिन हाँ प्रायर रिटर्न कंसेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ यही फिर क्या बोला है कि सर नॉमिनी कौन बन सकता है, वही मतलब नेचुरल पर्सन प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया प्लस रेसिडेंट रहे या ना रहे फर्क नहीं पड़ता। क्या नॉमिनी अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है, विड्रॉल ऑफ द कंसेंट बाय नॉमिनी, यस एट एनी टाइम। लेकिन जब भी वो अपनी कंसेंट को विड्रॉ करेगा, नॉमिनी किस बात किन किन को ये बताएगा, ओपीसी को भी बताएगा और मेंबर्स को भी बताएगा। अब मेंबर्स को जैसे पता चलेगा अपनी जिंदगी में से नॉमिनी चले गया, याद आ रहा है एग्जाम्पल, अरे बोलो हाँ या ना। नोरा के पास दो ऑप्शन थे, सतीश भाईती और सुकेश, दोनों ने उसको नॉमिनी बनाया। अ पर्सन कैन नॉट बी अ नॉमिनी मोर देन वन ओपीसी, शी हैज टू टेक अ डिसीजन। उसने बोला सतीश मेरे जिंदगी में सुकेश आया, मैं जा रही। नोरा किसके साथ जा रही, सुकेश के साथ जा रही। मेंबर को बताया और किसको बता दिया, ओपीसी को बता देगा। अब सतीश भाईती क्या करेगा, मेंबर नए नॉमिनी को उठा के लाएगा। भाई इस टाइम मैंने लेकर आया किसको, अनुष्का शेट्टी। किसको लाया, और अनुष्का शेट्टी के बारे में मैं किसको बताऊंगा, ओपीसी को। कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, जिस दिन मुझे नोरा ने बोल दिया नहीं अब हमसे ना हो पाएगा। समझ में आया क्या? अब जैसे ही मैंने ओपीसी को बताया अनुष्का शेट्टी, तो यहाँ पर भी एक फॉर्म लगाता था INC 3, लेकिन क्या आज लगता है क्या, नहीं लगता है। हाँ आपने 15 दिन में बताना है और ओपीसी आगे आरओसी को बता देगा इसके बारे में कितने दिन के अंदर, 30 डेज। 30 डेज कहां से शुरू हुए, जिस दिन आपने ओपीसी को बताया या जिस दिन नोरा आपको नहीं नहीं बोल दी, जिस दिन नोरा आपको नहीं नहीं बोल दी। समझ में आया क्या? इसके बाद में क्वेश्चन आता है रिप्लेसिंग द नॉमिनी, रिप्लेसिंग दी। भाई साहब मैंने नॉमिनी बनाया किसको, जेनी को। अच्छा जेनी मालूम है ना, अपनी जेनी लिया। मैंने किसको बनाया, मेंबर ने नॉमिनी किसको बनाया, जेनी को। और जैसे ही मैंने देखा जेनी तो किसके साथ में गुल खिला रही, रितेश देशमुख के साथ में, मेरे को बुरा लगा। कैन आई रिप्लेस द नॉमिनी, यस। लेकिन अब रिप्लेस करना है तो मेरे को जेनी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा क्या करके लेके आएगा, मैं नया गड़ी लेके आएगा और ओपीसी को बता देगा। समझ में आ रहा है क्या? जैसे सर आपने रियल लाइफ में किसको लाया, श्रुति को लाया, मेरी वाइफ को लाया। समझ में आ रहा है क्या? तो उससे भी INC 3 लेना पड़ेगा, नहीं सिर्फ डिक्लेरेशन लेना पड़ता है। पहले INC 3 मैंडेटरी था, तो यहाँ से भी अमेंडमेंट आ चुका है। और जैसे आपने ओपीसी को बताया, ओपीसी आगे किसको बताएगा, अरे बोलो, आरओसी को बुलाएंगे बताएंगे। और आरओसी को कितने दिन में बताने का है, 30 डेज के अंदर। क्या यहाँ तक समझ में आया, यस और नो? सर इसके बाद में हम लोगों ने क्या बोला था, हमने बोला था व्हेन नॉमिनी बिकम मेंबर। अच्छा सुनना, नॉमिनी बिकम मेंबर मतलब अगर मेंबर गचक गया या मेंबर पागल हो गया, मतलब इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो नॉमिनी क्या बन जाएगा, सर नॉमिनी बिकम। अब देख मैं बोलता बड़ी सिंपल सी बात है, जब मैं मेंबर था तो मैंने तेरे को नॉमिनी बनाया था, मतलब क्या ऐसे मैं सब्स्टिट्यूट, मतलब मैंने मेरा सब्स्टिट्यूट ढूंढ के रखा था, मैं तो किसी के साथ में था ना। अरे हाय ना, अगर मेरे को कुछ हो भी जाता है तो तू ऐसा मत बोलना यही सब कुछ था, तू भी दूसरा नॉमिनी लेके आना। तेरे को सपोर्ट में कोई ना कोई चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो नॉमिनी बिकम अ मेंबर, तो नॉमिनी को भी दूसरा क्या लाना, मेंबर बनने के बाद में नॉमिनी लाना पड़ेगा। तो आप नॉमिनी की कंसेंट ले लो और इस बात को किसको बता दो, ओपीसी को बता दो। ओपीसी आगे किसको बता देगा, आरओसी को बता देगा। समझ में आया क्या? बोलो। जैसे ही नॉमिनी मेंबर बना, नया नॉमिनी कितने दिन में ढूंढ के लाएगा, अरे 15 दिन के अंदर। और जैसे ही 15 दिन में आपने लाया, आगे आप किसको बता दो, ओपीसी। ओपीसी 30 दिन में किसको बताएगा, आर। 30 दिन कहां से, नया नॉमिनी आया तब से। अरे हाया ना, जिस दिन आप मेंबर बन गए वहां से 15 दिन में नॉमिनी लाना है, तुम लाओगे 15वें दिन पे। समझ में आ रहा है? जिस दिन तुम मेंबर बने वहां से 15 दिन में नया नॉमिनी, वहां से 30 दिन में आरओसी को पता हो जाना चाहिए कि भाई साहब रिप्लेसमेंट मिल चुका है। समझ में आया क्या? मतलब मेरे को एक सुनो ना, मैंने किसी को नॉमिनी मेंबर, समवन इज अ मेंबर,
आई एम अ नॉमिनी, मेंबर गच का, मैं क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा ना, मैं भी मेरे लिए नॉमिनी लेके आएगा। समझ में आया क्या? दैट्स इट सर। नोटिस ऑफ चेंज टू आरओसी, जब भी कभी भी क्या होता है, नॉमिनी का चेंज होता है, इस बात को हम लोग हमेशा किसको बता रहे हैं, आरओसी को। लेकिन ये चेंज का फॉर्म हम लोग किस में भर रहे हैं, आईएनसी। मतलब सुनना, जब आप नॉमिनी इनकॉर्पोरेशन के समय कर रहे हो तो किस में बताओगे, आईएनसी 32 के अंदर स्पाइस प्लस पार्ट 2 में। लेकिन नॉमिनी चेंज कर रहे हो तो इसका नोटिस आरओसी को किस फॉर्म में दोगे, आईएनसी 4 में। और इसके साथ में बोले अटैच क्या करना, आईएनसी 3 करने का जरूरत है क्या, नहीं। समझ में आया? सारे अमेंडमेंट हम लोग कर रहे हैं, इवन जो नए मॉड्यूल में भी कवर नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, रिलैक्सेशन मिलते हैं ओपीसी को काफी सारे। सर क्या क्या मिलते हैं रिलैक्सेशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का जरूरत नहीं, AS3 नॉट एप्लीकेबल। इसके अलावा एनुअल रिटर्न भी जो होता है ना, तो उसके अंदर भी एवरेज एनुअल रिटर्न आ गया है। मतलब एनुअल रिटर्न का फॉर्म होता है MGT 7, ये तो भी बड़ा होता होगा, इससे भी छोटा वर्जन आ गया इसका, MGT 7A, छोटा सा वर्जन है। बस आप तो वो फाइल कर दो तो भी चल जाएगा, एवरेज एनुअल रिटर्न। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर बोर्ड रिपोर्ट में भी काफी सारे कंटेंट आपको फाइल नहीं करने पड़ते हैं। तो ऐसे काफी सारे क्या मिले, रिलैक्सेशन मिले किसको, 1% कंपनी को। कहने से हम लोगों ने नोटिंग भी कर लिया 1% कंपनी का। सर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो यहाँ पे इन लोगों ने कवर नहीं की है, क्या बताओ सर। एक रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करो, क्या माइनर कभी ओपीसी का मेंबर बन सकता है, क्या माइनर कभी ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है, क्या जो माइनर है वो, नहीं सॉरी माइनर नहीं, क्या जो तुम्हारी ओपीसी है वो सेक्शन 8 कंपनी बोलकर इनकॉर्पोरेट हो सकती है, क्या वो सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, नहीं। क्या तुम्हारी कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कर सकती है, नहीं कर सकती है। क्या ओपीसी बॉडी कॉर्पोरेट का ले सकती है शेयर्स, नो। ओपीसी कैन नॉट टेक अ शेयर्स ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। दीज आर द रिस्ट्रिक्शन इन किस में, 1% कंपनी। सॉर्टेड गाइस एकदम आराम से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक मेंबर, एक व्यक्ति कितने ओपीसी का मेंबर बन सकता है, ओपीसी 1, ओपीसी 2 बन सकता है क्या, ओपीसी 1 में होगा तो 2 में नहीं बन सकता है, मैक्सिमम 1 ओपीसी। एक व्यक्ति अगर ओपीसी 1 में नॉमिनी है, क्या वो दूसरे ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है क्या, नॉट अलाउड। लेकिन मेंबर ऑफ वन ओपीसी कैन बी अ नॉमिनी ऑफ अनदर ओपीसी, यस। और अगर ऐसा हो गया क्योंकि आप एक ओपीसी के मेंबर और दूसरे ओपीसी के नॉमिनी हो, इधर का मेंबर गच का और तुम दूसरी जगह पे भी मेंबर बन गए, तो विद इन 6 मंथ, 6 मंथ मतलब 180 डेज, लिखना 180 डेज ही है। आपको क्या करना है, सिचुएशन को सेटल आउट करने का है, किसी तो भी एक ओपीसी से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। समझ में आया? अरे यस और नो? सर इसके बाद हमारा सेक्शन शुरू होता है मेंबर सेवरली लायबल। तुम्हारी कंपनी कौन सी है, बोले पब्लिक कंपनी। और अगर तुम्हारी पब्लिक कंपनी है तो कंपनी बनाते वक्त 7 लोग चाहिए थे, कंपनी बनाने के बाद में 7 से कम हो गए। या फिर तुम्हारी कंपनी कौन सी है, प्राइवेट कंपनी, तो बनाते वक्त कितने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा। और तुम्हारा मिनिमम स्टैट्यूटरी लिमिट कितना है, 2। आपका इनकॉर्पोरेशन के बाद में नंबर ऑफ मेंबर 2 से कम हो गए, इन दैट केस मतलब मिनिमम स्टैट्यूटरी लिमिट के आप बिलो आ गए। अरे भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है 6 महीने तक, कितने महीने तक, लेकिन 6 महीने के बाद भी तुम बिजनेस को क्या कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो। किस कैसा, विद रिड्यूस नंबर, विद रिड्यूस नंबर ऑफ मेंबर्स। तो फिर जो तुम्हारे रिड्यूस नंबर ऑफ मेंबर है वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे, किसके लिए, एक्ट ऑफ द कंपनी, जो कब हुए, आफ्टर 6 मंथ। समझ में आया क्या? मतलब 6 महीने तक तो भाई ऑल इज वेल, 6 महीने कंप्लीट हो गए तो 6 महीने के बाद में जो जो ट्रांजेक्शन कंपनी ने किया है उस ट्रांजेक्शन के लिए कंपनी लायबल या मेंबर लायबल, मेंबर पर्सनली लायबल। सॉर्टेड, समझ में आया? लेकिन हर एक मेंबर लायबल रहेगा क्या, क्या हर एक मेंबर लायबल रहेगा क्या, ना जी ना जी मुन्ना ना। कौन सा पर्सन मेंबर लायबल रहेगा, ओनली हु इज अवेयर अबाउट द फैक्ट। अगर कोई युगांडा में जाके रह रहा है और उसको नहीं मालूम नंबर ऑफ मेंबर कम हो गए तो दैट पर्सन इज नॉट लायबल। समझ में आ रहा है क्या? सर इसके अलावा तो मेंबर हुई द
मोर देन 6 मंथ तुमने बिजनेस किया है, जो मेंबर अवेयर है इस फैक्ट के बारे में, कॉग्निजेंट है, ओनली दैट पर्सन इज लायबल। हमने सारे एग्जांपल कवर कर लिए हैं, नीड नॉट टू वरी। सर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हम लोगों ने देखा था क्या रे? अरे बोलो हाँ, मतलब जबरदस्ती नहीं बोलने का है, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी को याद करो, मैंने तो बहुत डिटेल वाला प्रोसीजर बताया था तुमको, लेकिन यहाँ पे जैसा मॉड्यूल में लिखा वैसा याद करेंगे। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि कंपनी, कंपनी नहीं रे बाबा, कोई भी पर्सन क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा, किसको? आरओसी को। एप्लीकेशन के अंदर डोंट यू थिंक कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे? किसके लिए? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अरे किस आरओसी को दोगे? ऐसे आरओसी को जिसके पास क्या है, जुरिसडिक्शन है, किसके ऊपर? जहां पर मेरा रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है ना, तो अकॉर्डिंगली कोई तो रजिस्टर ऑफिस, मतलब कहने से मेरा आरओसी होगा। औरंगाबाद के लिए पुणे, भुसावल, जलगांव, नागपुर, अकोला के लिए मुंबई। समझ में आ रहा है क्या? तो आरओसी डिवाइडेड है जुरिसडिक्शन वाइज, तो आई हैव टू अप्लाई टू आरओसी। लेकिन आज के डेट में आरओसी का पावर किसको दे दिया है? सीआरसी। तो आपने एप्लीकेशन कर दिया किसको? आरओसी। सबसेक्शन 2 बोलता है आरओसी तुमको क्या देगा? अरे आरओसी क्या देगा सर? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन द फॉर्म आईएनसी 11। जैसे ही आरओसी ने तुमको दिया क्या? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या रहेगा? कंपनी का नाम रहेगा, सीन रहेगा, और पैन रहेगा, और टेन रहेगा, और क्या रहेगा सर? और रहेगा आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लेकिन ये सारी बातें तो हमने प्रैक्टिकली देखी। अगर सबसेक्शन 3 बोलता तो वो क्या बोलता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में सिर्फ सीन रहेगा। क्यों सर ऐसा? ये पैन टेन के बारे में क्यों नहीं लिखा? पहले नहीं था ना, जब 2013 में आया, ये तो बाद में आया आईएनसी 22। उसके बाद आईएनसी 29 बोलकर एक फॉर्म था, स्पेसिफाइड परफॉर्म और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो इसलिए ये बाकी की चीजें चेंज होती रहेगी। समझ में आ रहा है क्या? सर नाम, अरे बेटा नाम जो मेमोरेंडम में लिखा है वो वैलिड होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे गलत नाम छप के आया ना, वो वैलिड नहीं होगा। सेक्शन नंबर 9 में पढ़ोगे आप लोग, द नेम मेंशन इन द मेमोरेंडम इज वैलिड और डेट मेंशन ऑन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज वैलिड। मतलब डेट किसकी लेना है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का। नेम कौन सा लेना है? जो मेमोरेंडम में लिखा है वो वाला। कहाँ पे लिखा है? सेक्शन नंबर 9 के अंदर लिखा है। समझ में आ रहा है? तो कुछ भी रहो लेकिन सीन किधर रहेगा? सीन किधर रहेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में 100%। ठीक है। सबसेक्शन 1 डॉक्यूमेंट दो, सबसेक्शन 2 सीओआई मिलेगा, उसमें क्या रहेगा? सीन रहेगा। अब तुम्हारी कंपनी बनी कि नहीं बनी? बन गई। सबसेक्शन 4 बोलता है कंपनी क्या हो चुकी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका सेपरेट लीगल एंटिटी है कि नहीं है। तो कंपनी तेरी खुद की जिम्मेदारी है कि जो जो डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेशन के समय में सबमिट किए थे, किसको? आरओसी को, इस डॉक्यूमेंट को तू प्रिजर्व करेगी। कहां पर? रजिस्टर ऑफिस में। कब तक? बोले जब तक तू मर नहीं जाती, जब तक तू डिसॉल्व नहीं हो जाती। समझ में आया क्या? ये फॉर्मेलिटी सेक्शन हुए कि नहीं हुए? अब इसके बाद में सबसेक्शन 5, 6 और 7 को साथ में पढ़ेंगे अपन लोग। ये क्या बोलता है? अगर तुमने कंपनी बनाते हुए कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है, या फिर किसी फैक्ट को सप्रेशन ऑफ फैक्ट किया है, तीन बातें, स्टेटमेंट फॉल्स, इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट, मतलब तुमने कुछ झूठा बोला, या फिर कुछ छोड़ा, मतलब कुछ बोलना चाहिए था वो नहीं बोला, सपरेशन ऑफ फैक्ट। तो ऐसे वाले समय में और तुमने क्या कर दिया? एप्लीकेशन दिया दिया किसके लिए? कंपनी फॉर्मेशन के लिए। आरओसी को ये बात पता चला दो समय में, एक तो ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, या फिर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। अगर आरओसी को ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस पता चला तो भाई साहब अभी क्या कंपनी बना है क्या? नहीं। तो तुम लोग अभी क्या हो? अप्लाई करने वाले पर्सन हो ना। तो बोले ऐसा पर्सन जिसने ये सारी गलत बातें बताई है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, बताना गलत होता है, देना इनकरेक्ट होता है। समझ में आ रहा है? इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन फॉल्स स्टेटमेंट, और छुपाना फैक्ट होता है। समझ में आया क्या? तो अगर तुमने क्या किया है, कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, या फिर तुमने फॉल्स, क्या बोल सकते हैं, सेपरेशन ऑफ फैक्ट किया होगा, और ये बात हमको इनकॉर्पोरेशन के समय में ही पता चल गई, हम लोग क्या करेंगे? बेटा यू गाइस आर लायबल अंडर सेक्शन नंबर 447। कौन? पर्संस, क्योंकि अभी कंपनी बनी नहीं है। लेकिन अब कंपनी बन चुकी है, तो अब कौन आ गया? प्रमोटर हो गया, जिसने कंपनी बनाई थी। जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है वो क्या बन गए? कंपनी के मेंबर बन गए। और कंपनी के जो फर्स्ट डायरेक्टर है
और साथ ही साथ में ऐसा व्यक्ति जिसने डिक्लेरेशन दिया कि हमने लॉ का कंप्लायंस किया हुआ है, भाई साहब आप सब लायबल हो जाओगे अंडर विच सेक्शन 447। 447। तो दो बातें, गलत इंफॉर्मेशन देके कंपनी बनाया, कंपनी को पता, आरओसी को पता चल गया कब, समय इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन या आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। इफ ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन द पर्सन इज लायबल अंडर 447, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन देन promoter, first director, subscriber and the person giving declaration are liable under section 447। अब आरओसी का मन इतने से नहीं भरेगा, वो क्या बोल रहा है, तुम 447 के अंदर लायबल होंगे, लेकिन उस कंपनी के साथ भी तो कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आरओसी क्या कर देगा, एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन कर देगा। एनसीएलटी आपके अगेंस्ट में कुछ ऑर्डर दे सकता है क्या, वो बोलेगा आपके कंपनी के हम लोग क्या करेंगे, मैनेजमेंट को चेंज कर देंगे। मैंने आपको एक्स बैंक का एग्जांपल बताया था कि वहां पर कौन थे, राणा कपूर बोल करते, और राणा कपूर को हटा के आर गांधी डेप्यूटी कमिश्नर, क्या बोल सकते हैं, गवर्नर, उसको मैनेजमेंट में लेकर आए थे कि नहीं लेकर आए थे। वो तो एग्जांपल हम लोगों ने अलग एंगल से देखा था, बट तुमको बताया ना मैनेजमेंट चेंज करने का पावर एनसीएलटी के पास होता है। आपके मैनेजमेंट को चेंज करेंगे किसमें, पब्लिक इंटरेस्ट में। वी कैन चेंज द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इन विच, इन द पब्लिक इंटरेस्ट। या फिर हम लोग क्या करेंगे, हम आपके मेंबर के लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या। या फिर हम लोग क्या कर देंगे, तुम्हारी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। या फिर हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन कर देंगे तुम्हारी कंपनी को क्या करने का है, वाइंडिंग अप करने का। समझ में आ रहा है क्या। क्वेश्चन रह जाता है कौन, या फिर ऑर्डर 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 एज मे बी डीम फिट। क्या क्या ऑर्डर पास कर सकते हो रे सर, कंपनी को क्या करने का, सबसे पहले मैनेजमेंट चेंज करना, मतलब तुम्हारा एमओए चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या बोल दिया, तुम्हारे मेंबर का लायबिलिटी अनलिमिटेड कर सकते हैं। तीसरा स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं। चौथा वाइंड अप कर सकते हैं। या फिर ऑर्डर 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 एज मे बी डीम फिट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर। पूरा सेक्शन नंबर 7 हो गया क्या, एप्लीकेशन देना, सीओआई मिलना, उसमें सीन रहना, फॉल्स इंफॉर्मेशन पता चला ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, और ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी खत्म। आ जाओ। तो भाई साहब सबसेक्शन 1 बोलता है क्या, आपको कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अच्छा मुझे डॉक्यूमेंट एक बार बता दो, मोटा मोटी खत्म करते हैं डॉक्यूमेंट को। सबसे पहला क्या बोला है, एमओए एओए। ये कैसा हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, फिजिकल भी। इलेक्ट्रॉनिक के लिए कंपलसरी कब होगा, जब 7 मेंबर सब्सक्राइबर के अंदर है। 7 से ज्यादा होगा तो कंपलसरी क्या होगा, फिजिकल। फिर क्या करने का प्रोसेस याद है ना सर, क्या करने का फिजिकल में, प्रिपेयर करने का है, प्रिंट करने का है, साइन करने का है, स्कैन करने का है, अटैच करने का है, अपलोड करने का है, और आरओसी को फाइल करने का है। समझ में आ रहा है क्या सर। एमओए एमओए एओए, एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा। तीसरा, चौथा, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर सर किसका पर्टिकुलर, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम का। तेरा नाम, तेरा काम, तेरा धाम नहीं, नाम, मिडिल नेम, सरनेम, समझ में आ रहा है, नेशनैलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, कहने से सारी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। अरे किधर का प्रेजेंट एड्रेस, किधर का परमानेंट एड्रेस, मैंने तुमको फॉर्म खोल खोल के बताया था, ठीक है। इसके अलावा सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम तो नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, और अगर आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन नहीं है, मतलब कौन सा पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन है, इसके अंदर क्या देना पड़ेगा, उसका सीन नंबर भी देना पड़ेगा। सर पर्टिकुलर ऑफ डायरेक्टर और फर्स्ट डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर, इसमें उसका क्या देना पड़ेगा, दिल दिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर सेक्शन नंबर 152 सबसेक्शन 3 4 एंड सबसेक्शन नंबर 153। समझ में आ रहा है। वैसे तो देयर इज अ सॉर्ट ऑफ सेक्शन 153 से लेके 159 वी टॉक अबाउट ओनली दिन नंबर। समझ में आ रहा है क्या सर। अभी तक एमओए एओए, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, पर्टिकुलर ऑफ डायरेक्टर, पर्टिकुलर ऑफ सब्सक्राइबर, प्लस और एक बात बता दो, डायरेक्टर की क्या किधर किधर मुंह मारा है, कितने घाट का पानी पिया है, मतलब डायरेक्टर और कितने कंपनी में क्या है, इंटरेस्टेड है। सर इसके अलावा दो डॉक्यूमेंट देने के सर, क्या, डिक्लेरेशन नंबर 6 और डिक्लेरेशन नंबर 7। सर डिक्लेरेशन एक तो देगा, प्रोफेशनल पर्सन सीएसीएस सीएमए एंगेज इन द प्रैक्टिस, अरे यस और नो, द पर्सन हु एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, हु इज सीएसीएस सीएमए एंड एडवोकेट। साथ ही साथ में एक आधा डायरेक्टर, या फिर कंपनी का मैनेजर, या फिर कंपनी का सेक्रेटरी। डायरेक्टर मतलब कौन सा डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर।
इनके साथ में मिलकर एक सर्टिफिकेशन देगा, क्या कंप्लायंस ऑफ लॉ हो चुका है। क्या हो चुका है? कंप्लायंस ऑफ लॉ हो चुका है। और दूसरा डिक्लेरेशन कौन देंगे रे? सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम टुगेदर विथ फर्स्ट डायरेक्टर, सब लोग देंगे। क्या? 3 बातें लिखी होती है इसके अंदर। पहला बात क्या लिखा है? मैंने कभी भी कंपनी के प्रमोशन से लेके, फॉर्मेशन से लेके, मैनेजमेंट से लेके क्या नहीं किया है। आई एम नॉट फाउंड कॉन्विक्टेड, मेरे को सजा नहीं हुई इस चीज से। आई एम नॉट फाउंड गिल्टी, क्या बोला यहाँ पे? मैं आज तक गिल्टी नहीं पाया गया। किसके लिए? फॉर ऑफेंस रिलेटिंग टू ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, मिसफेंस और फ्रॉड। समझ में आया? कब तक? 5 प्रीसीडिंग ईयर्स। समझ में आ रहा है क्या? पिछले 5 साल में मैं कभी तीसरा जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, माँ कसम सारी की सारी कैसी है? ट्रू है, करेक्ट है। समझ में आ रहा है क्या? एज पर माई नॉलेज। क्योंकि किसी और ने झूठ बोला, उसने बोला मेरी एक ही शादी हुई है। अब वो बागेश्वर धाम सरकार में मैंने तुमको एक बार स्टोरी बताया होगा कि भाई साहब लड़का आया, आदमी आया, फिर वो देखे ऐसा किए, बोले क्या बताए ना धीरेन्द्र शास्त्री जी, फिर बोलते हैं दो दो अकाउंट खुले वाले हैं। समझ में आ रहा है? मतलब एक नहीं, दो दो वाइफ है। आदमी टेंशन में। बोले बागेश्वर धाम सरकार की जय। जॉइंट अकाउंट से रिजल्ट भी है, मतलब दोनों के अपने अपने बच्चे हैं। वाह। बोले बागेश्वर धाम सरकार की जय। बोले खासियत तो ये है, पहले अकाउंट को दूसरे अकाउंट के बारे में मालूम है, दूसरे अकाउंट को पहले अकाउंट के बारे में, लेकिन इनके रिजल्ट्स को बोले ऊपर के बारे में नहीं मालूम। मतलब इनके बच्चों को नहीं पता अपनी स्टेप मदर है। समझ में आ रहा है? बाकी बोले पहले वाइफ को मालूम है अपनी सौतन है, दूसरे को मालूम है अपनी सौतन है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की बराबर। अब वो आज तक जब भी कहीं पे समझो वो आदमी कहीं पे डायरेक्टर बन रहा है तो क्या बोलेगा? मेरे एक शादी दो शादी है, एक ही बोलेगा ना। अब ये इन्फॉर्मेशन उसने गलत किया, मेरे को कैसा मालूम? अपन थोड़ी धीरेन्द्र शास्त्री जी है, अपने को थोड़ी मालूम पड़ेगा ना। मतलब विथ फुल ड्यू रिस्पेक्ट, है ना? मैं भी बोलता बाबा, मानता मैं उनको। तो बोलने का मतलब क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है। तो एज पर माई नॉलेज इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट ट्रू है फेयर है। समझ में आ रहा है क्या? गलत निकला जो मेरे नॉलेज में नहीं तो आई डोंट केयर। समझ में आया क्या? सर देखो सारे डॉक्यूमेंट के बारे में पहला क्या बोला हुआ है, फिर इसके बाद में सबसेक्शन 1 तुमने क्या कर दिया? एप्लीकेशन दे दिया किसको? रजिस्ट्रार को, जिसका क्या है? जुरिडिक्शन है। कौन सा? स्पाइस प्लस पार्ट है। समझ में आ रहा है क्या? अरे यस और नो। इसके बाद में कौन से डॉक्यूमेंट अटैच अटैच करोगे? ड्यूली साइन मेमोरेंडम और आर्टिकल। समझ में आ रहा है क्या? याद आ रहा है कि भाई साहब इसके साथ में मैंने आपको बताया था कि सबके नाम लिखे थे, प्लस उनके सामने नंबर ऑफ शेयर्स लिखे थे। विटनेस में मैंने खुद का नाम डाल के रखा हुआ था वहां पे, ठीक है। अगर फिजिकल एमओए वगैरह होगा, कोई बंदा क्वालिफाइड नहीं होगा तो उसका थंब इंप्रेशन वगैरह लगता है, वो फालतू वाला बात है। बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो उसका सीन नंबर तुमको डालना पड़ेगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वो सारी बातें। दूसरा बात इन्होंने क्या बोला है, ये सारी डिटेल्स, आपका नाम, आपका मिडिल नेम, योर सर नेम, बराबर आप किसके बच्चे हो, आपका क्या एड्रेस है, आपने कितने शेयर्स लिए हुए हैं, और तुमको कौन व्यक्ति विटनेस कर रहा है, ये सारी बातें आपको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? अरे यस और नो। दूसरा, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस कौन देगा? आईएनसी एक्ट। किसका? कौन देगा? प्रोफेशनल पर्सन प्लस डायरेक्टर सेक्रेटरी। सो अ पर्सन जो सीए सीएस सीएमए काय के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर। सर खुद के नाम के नीचे किया सीएस, बेटा लो सीए, सीए क्या बोल, सीएमए और सीएस। और कंपनी में जिसका नाम, आर्टिकल में जिसका फर्स्ट डायरेक्टर मैनेजर सेक्रेटरी नाम लिखा है वो। इसके अलावा दूसरा डिक्लेरेशन कौन? सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम प्लस ऑल द डायरेक्टर। क्या क्या? not convicted offense relating to promotion formation, not found guilty for the fraud and misdemeanors of duty in the preceding 5 years। इसके अलावा तीसरा बात तो इन लोगों ने लिखा ही नहीं जो बेरेक में लिखा हुआ है। क्या? ऑल इन्फॉर्मेशन ट्रू एंड करेक्ट एज पर देयर नॉलेज। सर एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस बता दिया, पर्टिकुलर ऑफ द पर्सन नेम एज द फर्स्ट डायरेक्टर बता दिया, पर्टिकुलर ऑफ द सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, इनका नाम, पापा का नाम, सरनेम, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ एजुकेशन। डोंट यू थिंक सारा बात मैंने फॉर्म खोल खोल के तुमको बताया हुआ है? सर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है तुम्हारा सामने? In case the object of the company require the registration approval from the sectoral regulator, तो don't you think guys तुमको उसका भी compliance करना, मैंने बताया था तुमको। जैसे
आपको सेबी का कंप्लायंस करना पड़ेगा अगर स्टॉक एक्सचेंज ओपन कर रहे हो, या ब्रोकर का इन्वेस्टमेंट का बिजनेस कर रहे हो, दैट ऑल थिंग्स। इंश्योरेंस कंपनी बना रहे होगे तो IRDAI का रेगुलेशन लेना। फिर ये हो गया सबसेक्शन 1 और डॉक्यूमेंट का लिस्ट। अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको कौन इशू करेगा? सबसेक्शन थ्रू बोलता है ROC इशू करेगा। किस फॉर्म में? INC 11। उसके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पर इन लोगों ने एग्जांपल कवर कर दिया। सर क्या क्या इसके अंदर कंपनी का नाम है कि नहीं है? अरे है ना, कंपनी का नाम है। सर इसके अंदर सीन नंबर है कि नहीं है? हाँ। डेट ऑफ बर्थ सॉरी मतलब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है कि नहीं है? लेकिन क्या नहीं है? पैन नहीं है। पैन नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? इन्होंने बहुत ही पुराना लिया, मैंने तुमको लेटेस्ट वाला बताया, ठीक है। उसके बाद में फिर उसके अंदर क्या रहता है बोले? उसके अंदर क्या रहता है? उसके अंदर 21 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है जिसको हम लोग सीन नंबर बोलते हैं। सर ये कंपनी का सीन नंबर है, कौन से? इन्फोसिस का। पहचानो। L stand for the company is, sir, 85110 is a industry code. Sir, KA stand for what? The company in the state of Karnataka. Sir, 1981 stand for what? The year of incorporation. Sir, PLC stand for what? Your company is public limited company. If your company is a section 8 company, then अरे PLC की जगह पे क्या आएगा? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? NPC, NPL। और ये क्या हुआ रे? दिस इज योर कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या ना, ऐसे 21 डिजिट में से 20 डिजिट और किसी कंपनी के सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन लास्ट वाला डिजिट आपको अलग करता है कि नहीं कर सकता है? काफी सारी कंपनी लिस्टेड होगी, काफी सारी सेम इंडस्ट्री में होगी, काफी सारी कर्नाटका की होगी, काफी सारी 1981 में बनी होगी, काफी सारी पब्लिक कंपनी होगी, उसके पहले 4 डिजिट भी सेम होगी, सिर्फ लास्ट वाला डिजिट आपको डिफरेंशिएट करता है। समझ में आया क्या? आर वी अंडरस्टैंडिंग द वे वी हैव गॉन थ्रू? अब तुमको समझ में आ रहा है? सारी चीजें कनेक्ट करके पढ़ रहे तो आपको हर एक चीज समझ में आ रही है। रीजन क्योंकि हमने होलिस्टिक अप्रोच में पढ़ा हुआ है। अब आते हैं बच्चों, ये सारी बात हमने हो गई। अब क्या बोला है कि तुमने डॉक्यूमेंट दिया है, तुमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है, कंपनी बन गई है ना, कंपनी तो खुद के डॉक्यूमेंट खुद ही प्रिजर्व करेगी। कहाँ पे? प्रिजर्व ऑल द कॉपीज ऑल द डॉक्यूमेंट जो इनकॉर्पोरेशन के समय में ओरिजिनली फाइल किए। किसको? रजिस्ट्रार ROC को। तो कहाँ पे मेंटेन करना है? रजिस्टर ऑफिस पे। कब तक करना है? जब तक तू मर नहीं जाती, तो डिसॉल्व नहीं हो जाती। आगे क्या बोला है बच्चों? आगे बोला है अगर आपने फॉल्स स्टेटमेंट फर्निश किए हैं, फॉल्स स्टेटमेंट, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन एंड सेपरेशन ऑफ फैक्ट किया होगा, और ये ROC को पता चल जाता है कब? ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, then the person who is aware and given the false statement liable under which section? 440। अगर कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? फॉल्स स्टेटमेंट, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड सेपरेशन ऑफ फैक्ट, तो क्या बोले? फिर तो इधर सबका बैंड में जाएंगे। किस किस का बैंड में जाएंगे? सर प्रमोटर का, फर्स्ट डायरेक्टर का, सब्सक्राइबर का। ऐसा पर्सन जो डिक्लेरेशन दे रहा है, तुम सारे के सारे लायबल हो जाओगे किसके अंदर? सर सेक्शन नंबर 447, फॉल्स, इनकरेक्ट एंड सेपरेशन ऑफ फैक्ट। समझ में आया क्या? कौन से फैक्ट? मटेरियल जो इंपॉर्टेंट है। द थिंग विच इज इमटेरियल यू नीड नॉट टू मेंशन। लड़के का लड़की उसके वाइफ के साथ डाइवोर्स हुआ, यू शुड नॉट बी मेंशन, यू शुड नॉट बी मटेरियल फैक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। कितने जगह पे तू मुंह मार के रखा है, इट इज इंपॉर्टेंट। सर इसके अलावा एनसीएलटी क्या देगा? ऑर्डर पास करेगा। लेकिन जब भी एनसीएलटी आपके केस में ऑर्डर पास करेगा, उसके पहले वो आपको क्या देगा? सुन के लेगा। सुन के लेगा मतलब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। क्या क्या ऑर्डर दे सकता है? चेंज द रेगुलेशन आप इन द पब्लिक इंटरेस्ट। काम पड़ा तो आपके मेमोरेंडम आर्टिकल को भी चेंज करेगा। दूसरा, मेंबर का लायबिलिटी अनलिमिटेड कर सकता है। तीसरा, रिमूवल ऑफ द नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी, या फिर ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप, या फिर एनी अदर ऑर्डर एज मे डीम फिट। लेकिन ये कुछ भी ऑर्डर पास करने के पहले क्या देगा? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। समझ में आया क्या बच्चों? अरे बोलो हाँ या ना? सर इसके अलावा tribunal will take into consideration the transaction entered by the company, including the obligation if any contracted or the payment and the liability। अरे तुम लोगों की एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट वो तुम्हारी कंपनी को बंद करा देगा, तो तुमको नहीं लगता है क्या जिन जिन लोगों के साथ में तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके हो उनके साथ में गलत हो जाएगा? तो वो सारी बातों को कंसिडर करेगा। समझ में आ रहा है? उसके घर में क्या है? देर है। क्या नहीं है? अंधेर नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? चलो। सो certificate of incorporation is not a conclusive proof with respect of the legality of the object of the company mentioned in the object clause of as such. It has been a register whose object is illegal. Incorporation does not validate the illegal object.
In such, सुनना, whenever you receive certificate of incorporation, it's a conclusive evidence. It means you cannot challenge it. अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक केस स्टडी आया था एग्जाम के अंदर. कंपनी के लिए मैंने एप्लीकेशन किया था ऑन 1st of Feb. मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला ऑन 10th of Feb. क्या मिला? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला मानो ऑन 14th of Feb. कब मिला? 14th of Feb. लेकिन उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डेट ऑफ बर्थ लिखा था, मतलब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखा था क्या? 10th of Feb. कुछ याद आ रहा है क्या? रे तारीख है 1 Feb, 10 Feb, 12 Feb, 20 Feb, 25 Feb. कुछ याद आया? फाउंडेशन क्या था? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, है ना? आ जाओ. क्वेश्चन एप्लीकेशन मैंने कब किया? कब किया? 1st of Feb. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला 14th of Feb. और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या लिखा है? 10th of Feb. मेरा इनकॉर्पोरेशन किस दिन हुआ? 1st Feb. जिस दिन मैंने एप्लीकेशन डाला उस दिन, या जिस दिन मेरे को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला एक्चुअली उस दिन, मतलब जिस दिन अपन बाहर आए. अरे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते लड़की को, अंदर से आवाज आती बच्चे के रोने की, समझ में आ रहा है? तो वो दिनांक कौन था? वो तारीख क्या थी? 14 Feb. वो तारीख क्या थी? 14 Feb. लेकिन डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि तुम्हारा बच्चा कब पैदा हुआ है? 10 Feb. निकला बाहर कब? बाहर निकलना मतलब जन्म कब हुआ? 14 को. डॉक्टर ने क्या डिक्लेयर किया सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ पे? 10 Feb. एक्चुअली तुम्हारा जन्म क्या माना जाएगा? 10. एक्चुअली कब हुआ? 14 को. लेकिन माना क्या जाएगा? समझ में आया क्या? एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था. अब कंपनी, तुम सुनना, कितना भारी का एग्जाम क्वेश्चन बना था. कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई तो क्या कॉन्ट्रैक्ट मेंटर हो सकती है क्या? कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट मेंटर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है. तो ऐसा हुआ था 12 Feb को एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. 12 Feb को कंपनी का एप्लीकेशन डाला 1st of Feb. इररिलेवेंट. इंपॉर्टेंट क्या है सर? मेरे को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला कब? 14 Feb को. और उसके अंदर तारीख क्या लिखा हुआ है? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या लिखा है? 10 Feb. बर्थ कब हुआ माना जाएगा? 10 Feb. समझ में आ रहा है? इसके बाद किए हुए सारे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में डेट लिखा भी क्या रहता था? 14 Feb. तो डोंट यू थिंक ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता था? तो ये फ्रॉड वाला एक केस हुआ था ऐसा वाला कि भाई शेयर सर्टिफिकेट, शेयर का एग्रीमेंट कर दिया, मेरे शेयर तुमको अलॉट कर दूंगा कंपनी के भी. आपने कंपनी तो बनी नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा ही नहीं. बट जो इनकॉर्पोरेशन हुआ उसके अंदर सर्टिफिकेट का डेट क्या आया? ओल्ड आया. इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया था. और ये रियल केस है. समझ में आ रहा है क्या? तो अर्लियर व्हेन द सिलेबस ऑफ आईपीसीसी इज देयर, सीए इंटर के पहले, they used to ask this question frequently. Since last 5 years they didn't ask the same question. समझ में आ रहा है? बट एनीवे, तो कंपनी लॉ के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलना इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस. किस बात का? कि योर कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेटेड, तुम्हारी कंपनी का जन्म हो चुका है. समझ में आ रहा है क्या? अब एक डाउट हमारे मन में आता है क्या, कि सर कंक्लूसिव एविडेंस मतलब नो वन कैन चैलेंज द वैलिडिटी. अरे आया ना? कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब क्या है? यू कैन नॉट चैलेंज द वैलिडिटी इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर. सर एग्जांपल दो. सपोज कंपनी बनाने के लिए 7 लोग चाहिए थे. इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी कितने लोग चाहिए थे? 7 लोग चाहिए थे. और सारे के सारे मेजर लोग चाहिए. भाई साहब 2 लोग मेजर है. कौन? सोलोमन और उसकी वाइफ. और उसके 5 बच्चे, सबके सब माइनर है. 4 सन थे ना उसके, और एक डॉटर थी. सारे के सारे कौन है? माइनर है. और ये सब लोगों ने सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम बन के साइन कर दिया. क्या ना ऐसे इनकॉर्पोरेशन में तुमने लीगली फॉलो किया प्रोसीजर? नहीं किया. नहीं किया. फिर भी आरओसी का गलती, उसने आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया. क्या मैं बोल सकता हूँ आज मैं इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को चैलेंज कर सकता हूँ कि कंपनी कैसे पैदा हो सकती है जबकि इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर ही गलत है? समझ में आ रहा है क्या? अरे यस और नो. कैन आई चैलेंज द वैलिडिटी? नो. व्हाई? इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस that company is complied with the compliance of the all the law. मतलब it is as good as, समझ लो तुम लोग, अगेन एग्जांपल हटके रहेगा बट समझ में आएगा तुमको. 9th month
में बेबी आता है? अरे बोलो, कभी कभी प्री मैच्योर बेबी होता है क्या? बेबी आ गया 8वें महीने में, यू आर सेइंग हाँ ऐसा कैसा 1 महीने पहले आ गया, रिटर्न रिटर्न अपने घर में वापस जाओ। अरे भाई आ गया आ गया, यू कैन नॉट चैलेंज द वैल्यू। ऐसा कैसा बोले 8वें महीने में? अरे नहीं बाबा, एक्सेप्ट कर। समझ में आया क्या? सो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। दो बातें हैं कि अगर आपने ऑब्जेक्ट ही गलत डाला था, मर्डर किडनैपिंग एंड ऑल, मैंने इनडायरेक्टली घुमा के बताया था तुमको कि हम लोग ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका सेवन करने से लोगों को जमीन पे रहने के बाद में भी सुख सुख का प्राप्त होगा, स्वर्ग का। मतलब क्या बनाते हैं? चरस गांजा। ऑब्जेक्ट लीगल और इलीगल? इलीगल। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंक्लूसिव एविडेंस है कि मेरा इलीगल ऑब्जेक्ट भी लीगल हो चुका है? नहीं, इलीगल ऑब्जेक्ट को लीगल नहीं करता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो होता है ना, उसको वैलिडिटी देता है कि तुम्हारी कंपनी बनी, ये कंक्लूसिव एविडेंस है। तुम बोलोगे मैं तो गलत ऑब्जेक्ट से डाला था, आरओसी ने तो अप्रूव कर दिया, अब ये लीगल हो गया। लीगल नहीं होता है। तो यही बोला है, पढ़ो एक बार, क्या लिखा है? द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ विद रिस्पेक्ट ऑफ लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट in the object clause of the memorandum of association. As such, if the company has registered whose object are illegal, चरस गांजा बनाने का, in incorporation does not validate the illegality. In such a case, only remedy available to winding up of the company. फिर क्या ऑप्शन है? तुम्हारी कंपनी बाद में बंद कर सकते हो। समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया क्या? मगज में आया क्या रे? ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो। चलो, इसके अलावा वी आर ऑल्सो डन विथ व्हाट गाइस? सेक्शन 8 कंपनी। सर सेक्शन 8 कंपनी मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नाम के अंदर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्टिल कैन दे अर्न द प्रॉफिट? यस। देन व्हाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? दे कैन अर्न बट दे कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट। द पर्पस ऑफ बिजनेस इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट। तो क्या पर्पस है? क्या पर्पस है तुम्हारा? बोले सर पर्पस बड़ा सिंपल है, हम लोग किधर जाएंगे? एजुकेशन में जाएंगे। एजुकेशन में तुम लोग क्या करो, किस फील्ड में जाओगे? एक तो साइंस में जाएंगे, नहीं तो कॉमर्स में जाएंगे, नहीं तो आर्ट में जाएंगे। सर अगर हम लोग एजुकेशन में नहीं गए तो हम लोग क्या किधर जाएंगे? देखो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, तो किधर जाओगे? स्पोर्ट में जाएंगे। सर अगर हम लोग स्पोर्ट में भी नहीं गए तो क्या करेंगे? हम लोग मोदी जी बन जाएंगे, मतलब अच्छा काम करेंगे ना। मोदी जी इज नोन फॉर गुड वर्क। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज डूइंग? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, स्वच्छ भारत अभियान। समझ में आ रहा है क्या? सोशल वेलफेयर, डीमोनिटाइजेशन। सर ये कैसा सोशल वेलफेयर? अरे करप्शन कम हुआ, टेररिस्ट अटैक कम हुए, ये कि नहीं सोशल वेलफेयर? कंडीशन नंबर 1 को याद कैसे करना वो बताया कि सर प्रमोशन में क्या होना चाहिए, तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? प्रमोशन ऑफ साइंस, कॉमर्स, आर्ट, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर। समझ में आ रहा है क्या? स्पोर्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एजुकेशन करेंगे तो इसके बाद में क्या करेंगे? पीएचडी। कैसा? आर&डी करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज हाउ यू रिमेंबर द ऑब्जेक्ट। सर ये सब कुछ करने के बाद में क्या पैसा कमाएंगे? नहीं कमाएंगे। उद्देश्य नहीं है पैसा कमाने का, उद्देश्य नहीं है कमाने का, लेकिन कमा लिया तो क्या ही प्रॉब्लम है? कमा लिया तो सिर्फ उसको क्या करेंगे? उस पैसे को लेके हनीमून नहीं जाएंगे तो किधर जाएंगे? कंपनी के ऑब्जेक्ट में फिर से री इन्वेस्ट करेंगे। तीसरा बात क्या बोला है? सर तीसरा बात बोला है कि हम लोग उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर सकते क्या? नहीं बेटा, यू कैन नॉट डिवाइड प्रॉफिट एट द एंड, दैट इज डिविडेंड। अरे समझ में आ रहा है क्या? सो डिविडेंड नहीं दे सकते, प्रोहिबिटेड। ये 3 कंडीशन अगर तुम लोग सेटिस्फाई कर देते हो तो एक काम कर लेना, तुम क्या कर देना, एप्लीकेशन कर सकते हो। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। मेरे को क्या करो, सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस दो। ये एप्लीकेशन कौन करेगा? अरे कोई भी पार्टनर, कोई भी पर्सन या कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसको अच्छा, पर्सन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आई विल नॉट गो इनसाइड, है ना? याद आ रहा है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। We took almost 1 hour to understand this concept. सर फोकस करो। समझ में आ रहा है? तो एप्लीकेशन करेंगे सीजी को। इफ सीजी satisfied, इफ सीजी satisfied, सैटिस, भाई साहब अपने नाम में ही सेटिस्फैक्शन है, पता है क्या? सतीश, सैटिस, हाँ, satisfied, then सीजी will issue what? सीजी क्या देगा? लाइसेंस।
जब लाइसेंस देंगे तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकता है कि नहीं लगा सकता? लेकिन मैंने तुमको बताया प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि भाई नेम रिजर्व करो, सीजी को अप्लाई करो, क्योंकि नाम फाइनल होना चाहिए ना किस नाम से। जैसे हमने कंपनी बनाई थी 24 कैरेट नाम से, और अलग थी, तुम ज्यादा टेंशन न लो। सेक्शन 8 कंपनी थी वो। तो सेक्शन 8 कंपनी सीजी आपको अलाउ करेगा तो हम लोग पहले नेम रिजर्व करें, उसके बाद में सीजी को अप्लाई करें। नेम रिजर्व होने के बाद में पहले एक्सटेंशन का समय नहीं था। समझ में आ रहा है? 20 दिन के अंदर तुमको इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म भरना, सीजी अप्रूवल दे रहा है 20वें दिन। कब डॉक्यूमेंट बनाओ, चल डॉक्यूमेंट एडवांस में बनाया, साइन करके रखे मैंने। सिंगल डे, हाउ टू फाइल द फॉर्म, अपलोड द फॉर्म, लास्ट मोमेंट पे गलत क्या हो सकता है, फॉर्म अपलोड नहीं होते काफी बार, एमसी का साइट 10 बार तो ये करते रहता है, डाउन रहता है। तो बोलने का मतलब क्या है, तो बोले सीजी देता था सर्टिफिकेट लाइसेंस, फिर इनकॉर्पोरेशन, फिर आरओसी देता था सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सीजी ने बोला दिमाग को बहुत कटकट हो रहा, आरओसी मेरा काम आज से तू ले ले रे बाबा। तो सीजी ने अपना पावर इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस देने का किसको दे दिया, आरओसी को दे दिया। समझ में आया क्या? अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुमको लाइसेंस मिलते वक्त टर्म्स एंड कंडीशन लग सकते हैं? लग सकते हैं। अब तुमको लाइसेंस मिला कि नहीं मिला, ये लाइसेंस के साथ में तुमको सारे डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेशन के जो मैंने बताए थे स्टार्टिंग में, किसको देने के रहे हैं, आरओसी को दोगे। सिर्फ मेमोरेंडम का फॉर्म चेंज हो जाता है, आईएनसी 13 आ जाता है। अब उधर आईएनसी 8 और आईएनसी 9 था ना, प्रोफेशनल का डिक्लेरेशन, सब्सक्राइबर का डिक्लेरेशन, उधर इधर ही वो आईएनसी 14 और आईएनसी 15 हो जाता है, प्रोफेशनल पर्सन गिविंग डिक्लेरेशन, आईएनसी 14। फॉर्म नीड नॉट टू रिमेंबर राइट नाउ, विल टेक अनदर सेपरेट क्लास जस्ट टू अंडरस्टैंड द फॉर्म, दैट्स इट, गेम ओवर। समझ में आ रहा है क्या? तो बोलने का मतलब क्या, आरओसी को हम लोग एप्लीकेशन देंगे, इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट देंगे, लाइसेंस देंगे, आरओसी तुमको क्या देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब सीजी ने आपको लाइसेंस दिया तो सीजी आपको अलाउ कर रहा है किस बात को, अब तुम्हारे नाम में लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड लगाने का जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तुमको मिला कि नहीं मिला? तो जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, क्या ना ऐसे यू विल गेट सेम प्रिविलेज एज अवेलेबल टू अदर कंपनी। मतलब यू आर आल्सो बॉडी कॉर्पोरेट ना, यू आर आल्सो कंपनी, इनकॉर्पोरेट कंपनी। तो आपका लाइबिलिटी कैसे रहेगा, लिमिटेड या अनलिमिटेड, या सर कंपनी डिसाइड करेगी, क्योंकि सेक्शन 3 में बोला है ना, यू विल डिसाइड कि तुम्हारी कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर से, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड है। अरे यस और नो? तो सेक्शन 8 कंपनी का लाइबिलिटी कितना रहेगा, सर कंपनी विल डिसाइड ना, लिमिटेड या अनलिमिटेड। अटर नॉनसेंस, द लाइबिलिटी विल ऑलवेज लिमिटेड। व्हाई सर? सेक्शन 8 कंपनी का लाइबिलिटी सिर्फ लिमिटेड ही होता है, नाम में ना है प्राइवेट लिमिटेड ना ही लिमिटेड, फिर भी लाइबिलिटी लिमिटेड। समझ में आया क्या? इट कैन नॉट बी अनलिमिटेड कंपनी। पहले अच्छा काम कर रहे तुम, है ना? तुम क्या आना इससे, पार्टनरशिप फर्म कभी किसी सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर नहीं बन सकते, लेकिन एक फर्म, सॉरी, किसी भी कंपनी का मेंबर नहीं बन सकती, बिकॉज वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। बट कहने से पार्टनरशिप फर्म भी सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर बन सकती है क्या? दिस इज द एडेड एडवांटेज गिवन टू यू। समझ में आ रहा है? सर जैसे ही तुमने क्या कर दिया, इनकॉर्पोरेशन कर दिया, नाउ कंपनी वांट टू अल्टर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड वांट टू अल्टर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कैन कंपनी डू वॉलंटरीली? वॉलंटरीली मेमोरेंडम आर्टिकल चेंज कर सकती कि नहीं? कर सकती ना? अरे बोलो हाँ या ना? नहीं कर सकती। you have to take a prior permission of what, whom, central government, before altering memorandum or article। लेकिन ये पावर आगे सीजी ने किसको दे दिया, आरडी को। मेमोरेंडम को अल्टर करना है तो आरडी का परमिशन लगेगा, और आर्टिकल को अमेंड करना है तो आरओसी का। मतलब क्या ना, सीजी ने अपने पावर को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अरे सीजी तू करता क्या है ढोकले, तेरे को कोई भी पावर दिया तू आगे दे देता है। समझ में आ रहा है क्या? चलता है, चलता है मुन्ना बोले, टेंशन मत ले, पढ़ाने का काम कर ढोकले। ठीक है, तो अब तुम्हारा कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया, तुमको सारे एडेड एडवांटेज मिल गए, लेकिन भविष्य में अगर तुम्हारे कांड पता चले तो फिर तुम्हारा सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस खत्म हो जाएगा। समझ में आया क्या? तुमने मूवी देखा क्या, वो कभी खुशी कभी गम? अरे बोलो है ना? पप्पा की इच्छा क्या थी, पप्पा की इच्छा क्या थी कि भाई मैं तेरे लिए छोकरी ढूंढ के लाया है, वो अपने साथ में डांस कर रही थी ना, बोले शाबाश शाबाश सोनिया गाने पे। समझ में आ रहा है क्या नहीं? वो बोले मेरे को वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो काजल देवगन आज के डेट में, है ना? वो गाना गाता पता है क्या, ये क्या नाम है यार उसका, अमिताभ बच्चन। क्या होता है वो, है ना, लड़कियों के साथ में नाचता है, अब बूढ़ा हो गया ना, फिर भी एकदम जवान लड़के के साथ में नाचता है वो। ये बात को देख के जया बच्चन को जलस फील होती है, माइला मैं नाचूंगी किसी के साथ में तो इसको अच्छा लगेगा क्या? नहीं।
और ये बोले मस्त शाबाश शाबाश सोनिया कर रहा है, तो जया बच्चन जाती उसके इधर हाथ रखती, बस। बोले अरे, बोले बस बोला ना बस 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 बस। समझ में आया क्या? फिर वो जया बच्चन को गुस्सा आ गया, वो जया बच्चन को खुश करता, बोलते ए क्या बोलती तू? जया बच्चन बोलती ए क्या मैं बोलू? बोले सुन, सुना, है ना? फिर बोलते आधी क्या खंडाला, बोले क्या करूं आके में खंडाला, बोले अरे गो गो अरे गो अरे, अरे यार अरे शिट। फिर उधर से है ना वो जो लेती ना, वो काजल आती उधर, अरे घूमेंगे नाचेंगे आएंगे ऐश करेंगे और क्या, ऐसा वो डायरेक्ट बोल देती, सब लोग उसको देखते। अमिताभ बच्चन को लड़की पसंद नहीं आती, बोले स्पॉइल कर दिया यार मेरा गाना, बोले इज्जत का फालूदा कर दिया बोले 4 लोगों में। फिर बोलते सॉरी 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 करती वो, है ना? और उसके हाथ से क्या गिर जाता, गमला गिर जाता, वो फ्लावर पॉट, और फूट जाता, बोले सॉरी 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 सॉरी, ऐसा। दूसरे दिन सॉरी बोलने के लिए आती, दूसरा गमला फोड़ देती। तो वो है ना, क्या है, पुरानी उधारी बाकी रहती किसकी? अमिताभ बच्चन की। बोले पैसे दे पैसे दे पैसे दे, वो देतीच नहीं बाबा। तो फिर अमिताभ बच्चन बोल देता, देख बेटा, बोले अपने को ऐसी छोकरी के साथ में शादी नहीं करना, बोले जिसने अपनी उधारी नहीं फेड़ी अभी तक। दो दो गमले फोड़े बोले उसने घर के। समझ में आ रहा है क्या? शादी होने के बाद में कितने फोड़ेंगे, बोले क्या ही मालूम। देखो शादी करना तो उस लड़की के साथ में करना जो मैंने डिसाइड किया है। फिर भी शाहरुख खान जाके उसी लड़की के साथ में करता जो उसको पसंद नहीं आती। अब क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है अमिताभ बच्चन अपने बच्चे के साथ? एक तो कहने से उसको अपने घर से हकाल दिया था, मतलब भाई साहब कन्वर्ट हो जा तू प्राइवेट, और प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड कंपनी में, पब्लिक में, मतलब कन्वर्ट कर देंगे तुमको, एक तो पब्लिक कंपनी में या फिर प्राइवेट कंपनी में, जात के बाहर निकाल दिया। समझ में आया क्या? दूसरा, दूसरा क्या कर सकते हैं? अरे जात के बाहर निकाल देना एक ऑप्शन। दूसरा, भाई मालूम पड़ रहा अपना लड़का लड़की की लाइन में लग रहा है, और वो भी ऐसी जो अपने को पसंद नहीं है, लगे जो उसकी शादी करा दो दूसरी लड़की जो सेम कास्ट की है। मेरा एग्जांपल जान दो, मैं क्या बोलता, मतलब अमलगमेट कर दो, बोले इसका शादी कर दो, बोले किसके साथ में? अनदर सेक्शन 8 कंपनी, लेकिन वो सेम बिरादरी होने वाली चाहिए, मतलब सेम ऑब्जेक्ट का होना चाहिए। और तीसरा, गेम खत्म कर दो, मतलब शिवगामी देवी बन जाओ। शिवगामी देवी ने क्या किया, एक कटप्पा टकले इधर आ रहे, बोले, बोले क्या? वो बोले बाहुबली है ना आजकल बहुत ही उछल रहा, बोले उसको जाके टीटू टीटू करने का है। तो कटप्पा जाके बोलता टीटू टीटू, बाहुबली बोलता मामा, बोले इधर आ मामा, बोले हाँ तलवार तो दे, बोले मरने के पहले, बोले हाँ दिया, खस, 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 हाँ मम्मी का ध्यान रखना, बोले पीछे से आके बोलता साला मरते वक्त भी कितना फॉर्म में मर रहा, बोले ऐसा कैसा चलेगा, बल्लार देव आके लात मारता, हट बोले। समझ में आ रहा है क्या? बाहुबली कर गया टक 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 टक। अब उसका बॉडी नहीं मिला रे माइलाबाद में, मेरे को वही टेंशन था, आगे नहीं लगाया बॉडी को उसके। हम पार्ट 1 में पार्ट 2 तक पहुंच गए, लेकिन उसकी बॉडी को आग लगी वाली नहीं देखी। तो उसने तुमको एड़ा बनाया कि वो बड़ा बन के बच्चा आया, कुछ बच्चा अच्छा नहीं, वो खुद ही था देखो ना शक्ला भी मैच कर रही थी उनकी, जान दो तो तुम्हारे साथ में इतना बुरा बुरा कर सकते हैं, तुम्हारा लाइसेंस रिवॉक करके ऑर्डर दे सकते हैं एनसीएलटी। सुनो एनसीएलटी क्या ऑर्डर दे सकता है, कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू प्राइवेट और पब्लिक। या फिर दूसरा ऑर्डर क्या कर सकता है, अमलगमेट योर कंपनी विद अनदर सेक्शन 8 कंपनी। तीसरा ऑर्डर क्या दे सकता है गाइस, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। समझ में आ रहा है क्या? सर वाइंडिंग अप करने के बाद में एसेट को सेल किया जाएगा, लायबिलिटी को पे किया जाएगा। सर सरप्लस बच गया, सर क्या करें, सर सरप्लस बच गया, एक तो उसको ट्रांसफर कर दो किधर, अनदर सेक्शन 8 कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट, दादा कौन का एग्जांपल दिया था। या फिर दूसरा, दूसरा बोले काफी सारी कंपनियां मर रही है, अभी अपन लोगों को कुछ हो रहा है तो अपन अपने आई डोनेट करते हैं, बोले तुम्हारी आंख से कोई इंसान जिंदगी को देखेगा, वैसे तू तो मर रहा है, तेरा पैसा, अब जो तेरा पैसा है वो किधर जाएगा? तो बोले काफी सारी कंपनियां मर रही है, बोले किधर आके, बोले एक ऑपरेशन थिएटर है जिसका नाम है बोले एनसीएलटी। अरे काफी सारी कंपनी आती है ना इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में, जिसकी एसेट ज्यादा है और लायबिलिटी घंटा,
लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है। ऐसे लोग इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी अकाउंट में आते हैं, बोले अरे यार मरने में आगे, बोले ब्रीथ इन ब्रीथ आउट भी नहीं हो रहा है, वेंटिलेशन पे रखना है, तो बोले उसके लिए फंड चाहिए, बोले वेंटिलेटर परचेस करने के लिए। तो मतलब बोले जो भी सरप्लस बना हुआ है वो रिहेबिलिटेशन फंड जो है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी का उधर चल जाएगा। समझ में आया क्या? क्वेश्चन आता है सर इतना बुरा बुरा आपके साथ में एनसीएलटी कब करेगी? कुछ तो कारण होगा। जब बोले सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके लाइसेंस को रिवॉक किया। क्या किया? रिवॉक। सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी लाइसेंस को रिवॉक कब करेगी? हाँ सर कुछ बातें, 5 हरकतें नहीं करनी चाहिए जिंदगी में इंसान ने। क्या क्या है वो 5 हरकतें? नंबर 1, हमको 3 बेसिक कंडीशन बताई थी, बोले मतलब ऑब्जेक्ट चाहिए था, था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, और तुम क्या कर रहे हो? एनवायरमेंट पोल्यूशन। सर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, सर प्रॉफिट लेके हनीमून चले गए। समझ में आ रहा है क्या? तो प्रॉफिट को रीअप्लाई करना था ना ऑब्जेक्ट में, तो तुमने अलग ऑब्जेक्ट के लिए लगा दिया, पर्सनल ऑब्जेक्ट था वो। तो बोलने का मतलब क्या है कि भाई साहब बेसिक कंडीशन तुमने सेटिस्फाई नहीं की, या फिर जो टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर तुमको लाइसेंस दिया था उस टर्म्स एंड कंडीशन को तुमने क्या किया? तोड़ दिया। या फिर तुम जो कार्य कर रहे हो, मतलब तुम जो कार्य कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, वो किस नेचर का है? फ्रॉडुलेंट नेचर का है। फिर हेरा फेरी, लक्ष्मी लक्ष्मी चिट फंड, दाम दुप्पट योजना, दाम मतलब पैसा जो दिया, दुप्पट मतलब डबल, 21 दिन में पैसा डबल था ना उसका स्कीम, तो फ्रॉड कर रहे हो तुम। मतलब फ्रॉड सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अ प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म इज आल्सो फ्रॉड, वन ऑफ द टाइप ऑफ फ्रॉड ना। दूसरा, या फिर जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है। सर कैसा? मैंने बताया था काफी सारी सेक्शन 8 कंपनी सीएसआर के अंदर खुद को रजिस्ट्रेशन करती, सीएसआर 1 फॉर्म भर के। हम जैसे सीए सीएस सीए में उसको सर्टिफिकेशन देखते हैं, हमको लगता हुआ सीएसआर करेगी, हजारों करोड़ का फंड लेती और पीछे से 400-500 करोड़ वापस दे देती। पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहे हो तुम। समझ में नहीं आ रहा है बगुआ, तुम लोग बहुत गलत काम कर रहे हो। तो ऐसे वाले केस में भी तुम्हारा सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस आ सकता है कि नहीं आ सकता? तीसरा, अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, अगेंस्ट। भाई साहब तुम लोगों का ऑब्जेक्ट क्या है? एजुकेशन। तुम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या कर रहे हो? लोगों को स्पोर्ट करा रहे हो। मतलब हम आपको बच्चे भेज रहे हैं क्या के लिए? हम बच्चों को समझा रहे हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे होशियार, खेलोगे कूदोगे बनोगे, नहीं सॉरी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। और तुम हमारे बच्चों को उधर क्लास कॉलेज में आने के बाद क्या बता रहे हो? बच्चों पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, जाओ खेलो। भाई हमने भेजा साइंस के लिए, तुम घुसड़ रहे हो उसको खेलने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, एक्टिंग अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। दीज आर द 5 ग्राउंड वेयर योर कंपनी। सर 3 ही तो है, अरे 3, 2 बेसिक है, बेसिक और टर्म्स एंड कंडीशन, तीसरा एक्ट फ्रॉडुलेंट अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट, खत्म। और फिर ऑर्डर आएगा। समझ में आया क्या? पढ़ो एक बार पूरा कि सर, अच्छा सीजी के पास है ऑर्डर रिवोक करने का अथॉरिटी, ये पावर उसने डेलीगेट किसको कर दिया है? मतलब देखो इनकॉर्पोरेशन का पावर सीजी को, आरओसी को दे दिया, अल्टर मेमोरेंडम का आरडी को दे दिया, अल्टर आर्टिकल का आरओसी को दे दिया, और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस का अधिकार भी आरडी को दे दिया। सुनो, तो पहला एग्जांपल कुछ है, टाटा फाउंडेशन। समझ में आ रहा है क्या लिखा है? एनपीएल। समझ में आ रहा है क्या सर? दूसरा क्या है सर? अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। अजीम प्रेमजी किस कंपनी के ओनर है जी? अजीम प्रेमजी कौन है? पूछे, अरे हुचे, वेस्टर्न, बोलो, इंडिया पाम रिफाइनरी ऑयल। आ रहा है क्या कुछ? इट वॉज द ओरिजिनल नेम व्हेन इट वॉज स्टार्टेड ना, द नेम वॉज डिफरेंट। सो उसको चेंज करके विप्रो बनाया, लाइक इंडियन इंपेरियल टोबैको कंपनी था, then it become Indian Tobacco Company, then it become I.T.C. Company, then it become ITC Limited। समझ में आ रहा है क्या? सेम वे विप्रो नाम इज डिफरेंट, लेकिन रिफाइनरी ऑयल वगैरह को चेंज करके, नो शॉर्टकट, इट वाज अ ऑयल रिफाइनरी कंपनी व्हेन इट वाज स्टार्टेड, देन इट वाज कन्वर्टेड इनटू आईटी। समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़ते गाइस, वी आर डन विद दिस। सो हु कैन इश्यू द लाइसेंस? वैसे तो लाइसेंस इश्यू करने का अधिकार किसको है भाई साहब? सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन ये पावर उसने आगे किसको दे के रख दिया है? आरओसी को दे दिया है। एक बात याद रखना,
सेक्शन 8 कंपनी कभी भी क्या नहीं हो सकती सर, एक स्मॉल कंपनी सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती, या फिर अदर वे यू से द कंपनी विच इज द सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ स्मॉल कंपनी. व्हाई? स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी whose paid up share capital shall not exceed 4 crore and whose turnover shall not exceed 40 crore in the preceding immediate financial year. And exception दिए थे कि नहीं? Other than public other than, अरे स्मॉल कंपनी बोल रहा हूँ, अदर देन पब्लिक कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी. नीचे लिखा था जो किसी की होल्डिंग सब्सिडरी वो कभी स्मॉल नहीं हो सकती, जो सेक्शन 8 कंपनी वो कभी किसी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती. A small company is not a separate company first time, it is a type of private company only. समझ में आ रहा है? बट कभी भी ध्यान देना, एक प्राइवेट कंपनी सेक्शन 8 कंपनी हो सकती है, लेकिन जो सेक्शन 8 कंपनी है वो कभी स्मॉल कहलाई नहीं जाएगी. समझ में आया? एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा, आज तक इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा. इफ आई विल गेट अ चांस आई विल मेक अ क्वेश्चन लाइक दिस. ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड, कैन आई से इट इज अ एग्जिस्टिंग कंपनी? हाँ. कैन इट आल्सो अप्लाई फॉर द लाइसेंस अंडर सेक्शन नंबर 8? यस. सेक्शन 8 के अंदर लाइसेंस मिलने के बाद में प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड लगाना इज नॉट मैंडेटरी, बट स्टिल ऑप्शन इज गिवन टू यू. चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो. हाँ. तो एक क्वेश्चन अगर मेरे को चांस मिला बनाने का, आई विल मेक अ क्वेश्चन लाइक दिस. एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन द कंपनीज एक्ट 2013. Then under section 8 got a license from the central government to act as a non-profit organization. Now the paid up share capital of the company and the turnover of the company. Paid up share capital 1 lakh, turnover 20 lakh. समझ में आ रहा है? As per preceding financial year. Whether it is a small company, बच्चा क्या देखेगा? सर प्राइवेट कंपनी है, पेड अप शेयर कैपिटल भी लिमिट के अंदर है, टर्नओवर भी लिमिट के अंदर है. सर इट इज स्मॉल कंपनी. मार्क माय स्टेटमेंट. ये क्वेश्चन तुम लोगों ने आज पहली बार सुना, राइट? एग्जाम में आएगा ना, बच्चा स्मॉल कंपनी लिख कर आएगा और मार्क नहीं मिलेगा. क्यों? हमने पढ़ा था ना वहां पे स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में, सेक्शन 8 कंपनी, या फिर ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी है, या ऐसी कंपनी जो किसी की होल्डिंग है सब्सिडरी, या कोई स्पेशल एक्ट में अगर आप बने हो, यू आर नॉट टर्म एज अ. समझ में आया? और ये जस्टिफिकेशन जो है ये इंस्टीट्यूट ने पहली बार सिलेबस में डाला हुआ है. क्या? रिमेंबर दैट सेक्शन 2 क्लॉज 85, a small company cannot be incorporated into section 8 company. Even a firm may become a member in the section 8 company. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर नो नीड टू ऐड लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड, बट द लायबिलिटी इज ऑलवेज, लायबिलिटी इज लिमिटेड. समझ में आ रहा है क्या? उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कंपनी इशू द लाइसेंस, लाइसेंस मिलेगा आपको किससे? सीजी से. फॉर्म कौन सा फाइल करोगे फिर? आरओसी को, आईएनसी 32. अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट है. आईएनसी 13 मैंने बोला, एमओए का अलग फॉर्म होता है, आर्टिकल का आईएनसी 31, तो एमओए ओए अलग से, प्लस आईएनसी 14 बोलकर एक होता है और आईएनसी 15 होता है. आईएनसी 14 आईएनसी 15 क्या, एक प्रोफेशनल व्यक्ति सर्टिफिकेशन देगा कि नहीं देगा? कंप्लायंस ऑफ ऑल लॉ, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस. क्या मालूम सीएस से क्या प्रॉब्लम है यार? अल्लाह क्लास में सीए सीएस सीए में बोल दिए रहते हैं, सीएस सीए सीए में बोल दिए रहते हैं, सीएस को लास्ट में ले जा रहे हैं यार. कुछ तो रिस्पेक्ट करो, अच्छा पढ़ाते हम लोग, नॉलेज अच्छा होता है रे. मानते हो कि नहीं मानते हो? डोंट यू थिंक गाइस? सच्ची सच्ची एक बात बताओ, छोड़ो सारी बातें साइड में. आई एग्री एवरीवन हैव अ गुड नॉलेज. सीए कैन आल्सो ऑन द कॉर्पोरेट लॉ, earning a huge lot of money. Even CMA can act in the act on the corporate law. समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस कर सकता है. बट मेजर कोर कॉम्पिटेंसी किसकी इसके अंदर? सीएस के. एग्री. सेकंड चीज, व्हाई यू गाइस आर प्रैक्टिकली कंसीडरिंग दिस सब्जेक्ट? अगर मैं तुमको सिर्फ बोल दिया रहता, रिमेंबर एनी टॉपिक वी हैव गॉन थ्रू टिल द डेट, वी हैव गॉन थ्रू द डिपॉजिट, आई हैव शोन यू द डिपॉजिट स्कीम, हाउ इट इज ड्राफ्टेड, वी हैव गॉन थ्रू द चार्जेस चैप्टर. तो उधर मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन कैसे लेते हैं, कितने समय के लिए अवेलेबल होता है, कितना पेमेंट करना पड़ता है, किस तरीके से डिटेल चेंज पता चलते हैं, जब मॉडिफाइड करते हो तो ओरिजिनल आईडी डालना पड़ता है. एवरीथिंग वी हैव गॉन थ्रू. जब इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं, कहना से हमने इनकॉर्पोरेशन का एक्चुअली एक एक प्रोसीजर देखा, फॉर्म फिल कैसे करते हैं वो देखा. अरे बोलो हाय ना.
सो दिस इज पॉसिबल। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि इतना प्रैक्टिकली कोई नहीं पढ़ाता होगा। दिस इज, मैं कभी किसी को नाम नहीं रखता हूँ, बट मेरा मानना है कि शायद इंडिया लेवल पे भी इतना प्रैक्टिकली किसी ने नहीं बताया होगा बच्चों को एक एक चीज खोल खोल के। बिकॉज तुम देखना सारे लोग है ना कंसेप्ट को रटवाने का काम करते हैं। जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रिविजन होते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, चीजों को तुम रिपीट कर रहे हो, यू आर नॉट सीइंग द लॉजिक बिहाइंड द वर्ड्स। कैन आई से एवरी टाइम व्हेन आई रीड द बैरेक द सिंपल क्वेश्चन आई ask again again why, rather than saying what everyone know, and we also see what is behind the line। 3 को कनेक्ट करना 464 से, और ऐसा भी नहीं कि भाई मेरे दिमाग में 464 3 के साथ में कनेक्ट करने का इसके पहले था। व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग आई स्टार्टेड कनेक्टिंग। समझ में आ रहा है क्या? तो INC 14 फॉर द प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कंप्लायंस ऑफ लॉ हो चुका है, कंफर्मिटी विद द सिविल रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट एंड रूल्स, एंड INC 15 इज अ डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर एंड द फर्स्ट डायरेक्टर। ठीक है, इसके अलावा तुमको नेक्स्ट 3 साल के एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देने पड़ते हैं। क्या देने पड़ते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आया क्या? अरे बोलो हाँ या ना। अगर आपको अल्टरेशन करना है मेमोरेंडम और आर्टिकल का, तो एमओए के लिए आरटी का परमिशन, आर्टिकल के लिए आरओसी का। वैसे तो कॉमन वर्ड लिखा क्या है? सीजी का, लेकिन डेलीगेट किसको किया है? आरडी और आरओसी को। समझ में आया? सर क्वेश्चन अराइज, अब ध्यान देना भाई साहब, नजर हटी दुर्घटना घटी। नजर हटी, क्या एक सेक्शन 8 कंपनी अदर काइंड ऑफ कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है? क्या ना सेक्शन 8 कंपनी गेट कन्वर्टेड इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी? हाँ, सिंपल है। क्या है? एसआर पास करो। काय के लिए? काय के लिए? सर हमको हमारी कंपनी चेंज करने की है। बहुत बढ़िया। क्या करने का है? कंपनी चेंज करना है, तो क्या करो? एसआर पास करो। अब तुमको लाइसेंस किसने दिया था रे? हु हैज गिवन यू द लाइसेंस टू बिकम अ सेक्शन 8 कंपनी? एनसीएलटी। वाह बेटा वाह, मेरी चप्पल लो, मेरे गाल में मारो। Central government has given a power is delegated to ROC, that is altogether different, but who has given license to you? Who can revoke your license? RD. Who has given license? CG. मेमोरेंडम आर्टिकल अल्टर कर रहे हैं तो आरडी का परमिशन, आर्टिकल अल्टर करना है तो सीजी का परमिशन। समझ में आ रहा है क्या? सर मेरी कंपनी को कन्वर्ट करना है, पहले एसआर पास करो और क्या कर दो? एप्लीकेशन कर दो। एप्लीकेशन कर दो किसको? सीजी को। ठीक है, किसके लिए? भाई साहब मेरे को मेरा नाम चेंज करने का, सीजी का पावर गिवन टू आरडी। अब आरडी क्या देगा? अप्रूवल देगा। बट आरडी क्या तुमको ऐसे हवा में अप्रूवल दे देगा क्या रे? नहीं, आरडी कुछ बातें देखेगा। क्या? तुमने एसआर पास किया, क्या तुमने नोटिस इशू किया मेंबर को? हाउ? क्या तुमने इस नोटिस को एडवर्टाइज किया कि नहीं किया? सेक्शन 8 कंपनी हो तुम लोग। समझ में आ रहा है? तो तुमने जो नोटिस इशू किया मेंबर को, एसआर पास किया, इसको तुमने को एडवर्टाइज करना पड़ेगा। और उस एडवर्टाइज में तुमको क्या क्या लिखना पड़ेगा? नोटिस ऑफ एसआर होता है ना, उसके अंदर रीजन फॉर कन्वर्जन, क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, किस समय तुम्हारा जन्म हुआ था। समझ में आ रहा है? एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी क्या है, प्रपोज ऑब्जेक्ट क्या है, हु व्हाट आर द प्रिविलेज एंड द बेनिफिट यू रिसीव टिल द डेट। क्यों? मैंने आपको बताया था तुम सेक्शन 8 कंपनी हो, तुमको गवर्नमेंट से काफी सारी सब्सिडी मिली, तुमको गवर्नमेंट से काफी सारे ग्रांट मिले, तुमको टैक्सेशन के बेनिफिट मिले, तुमने सारे मजे ले लिए, अब तुम बोल रहे मैं कन्वर्ट हो रही हूँ। भाई साहब जितने तुमने मजे लिए सारे मजे वापस दो। जितने भी मजे तुमने लिए मेरे मजे वापस करो। मजे वापस करने का मतलब जो जो पैसा तुमको बेनिफिट के फॉर्म में मिला है उसको, जैसे मैं आपको बताता हूँ, there's a clause when I was with an academy ना associate for 2.5 years almost। तो ऐसा था कि अगर मैं मेरे साइड से कंपनी को छोड़ के जा रहा हूँ, आई एम अर्निंग हेल लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देयर, ऐसा समझ के लो, द टीडीएस अमाउंट इन द लैक्स, नॉट इवन 1-2 lakhs, beyond that। so TDS is just how much? 10% of something ना। so you just imagine the package, I'll not tell you। तो सीन क्या हुआ, अनअकैडमी के एग्रीमेंट में मेरे साथ में क्लॉज था, 22 पेज का तो एग्रीमेंट था मेरा, कि अगर सती बाई तो खुद होके तोड़ा, छोड़ा क्या? अनअकैडमी को। इट इज अ कंपनी सॉर्टिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, द ब्रांड नेम इज अनअकैडमी। अगर तू इस कंपनी को छोड़ के जा रहा है तो जितना हमने तुझे पे किया उसका 90% तेरे को रिटर्न करना पड़ेगा इफ यू आर लिविंग वॉलेंटरीली बिफोर कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और वहीं पे दूसरा क्लॉज लिखा था, इफ यू डज नॉट सेटिस्फाई फ्यू कंडीशन वी हैव राइट टू टर्मिनेट योर कॉन्ट्रैक्ट विदाउट, हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हमको तेरे को पैसा देना पड़ेगा। मतलब इफ आई एम लिविंग आई हैव टू पे 90% ऑफ द अमाउंट आई अर्न टिल द रेट। वैसे सेक्शन 8 कंपनी हमने तुमको बहुत सारे फायदे दिए, नाउ यू आर कन्वर्टिंग ना,
फर्स्ट रीपे द अमाउंट। इसलिए ना आपको ये जो नोटिस होता है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड ऑल सब लोगों को भी जाता है, समझ में आ रहा है। सो आरडी को तुमने एप्लीकेशन किया एनसी 18 में, एडवर्टाइज करोगे कि नहीं करोगे? एडवर्टाइज करोगे तो उसका फॉर्म है आईएनसी 19। क्या फॉर्म है? नीड नॉट टू रिमेंबर बट रिमेंबर द प्रोसेस। पहला क्या था? एसआर पास किया, आरडी को अप्लाई किया, आरडी देखेगा तुमने नोटिस नोटिस इशू किया था कि नहीं किया था, और उसका एडवर्टाइजमेंट किया था कि नहीं। फिर आरडी क्या दे देगा? अप्रूवल आईएनसी 20। तुम देखो तो 18 19 20 कनेक्टेड फॉर्म है। मैंने आरडी को 18 में दिया, आरडी ने उसके बाद में देखेंगे नोटिस 19 में इशू हुआ है कि नहीं हुआ है। और तीसरा क्या बोला हुआ है? आरडी सर्टिफिकेट दे देगा, अप्रूवल दे देगा आईएनसी 20 के अंदर। अब क्या तुमको अधिकार मिल गया कि तुम दूसरी कंपनी में कन्वर्ट हो सकते हो? अरे हाँ है ना। क्या तुम कन्वर्ट हो गए? नहीं, अभी तो तुमने पहले परमिशन लिया आरडी का कन्वर्ट हो कि नहीं हो। उसने बोला हाँ हो। अभी देखो मेरे को है ना शादी करने का था, तो मैंने घर पे पूछा मम्मी आप देखोगे या मेरा मेहनत मैं खुद ही करूं? घर वालों ने बोला खुद ही मेहनत कर ले। ठीक है, अब जब घर वालों ने ऐसा बोला मतलब क्या मेरी शादी होगी कि अभी बाकी है? अब तो मैं ढूंढूंगा ना। तो वैसे ही अभी तेरे को सिर्फ अप्रूवल मिला, कन्वर्ट कर सकता है। अब तू क्या करेगा कन्वर्ट करने के लिए? लॉ को कंप्लाई करेगा। हाउ टू कन्वर्ट? सर पहले एसआर पास करेगा किसके लिए? कन्वर्जन के लिए। यस और नो? नो, कन्वर्जन का एसआर ऑलरेडी पास हो चुका है। अब कौन सा एसआर पास करोगे? तेरा नाम, तेरा काम, तेरा दाम, तेरा आय, तेरा लाए, तेरी, याद आ रहा है? अल्टर योर मेमोरेंडम, अल्टर योर आर्टिकल। व्हाई सर? योर नेम विल गोइंग टू चेंज, योर ऑब्जेक्ट विल गोइंग टू चेंज। समझ में आ रहा है? तो देयरफॉर यू नीड टू चेंज अल्टर द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम अल्टर कैसे करते हैं प्रैक्टिकली मैंने बताया था कि देयर इज नो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फॉर अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। जो ओरिजिनल तुम्हारा मेमोरेंडम था उसको वर्ड फाइल पे लो, वहां पे स्टार लगाओ जो चेंज कर रहे हो, याद आ रहा है? नीचे लिखो किस दिन पे अल्टरेशन हुआ। तो अल्टर कॉपी ऑफ मेमोरेंडम, अल्टर कॉपी ऑफ आर्टिकल तुम किसको दोगे? आरओसी को दोगे। फिर आरओसी अप्रूव करेगा, उसके बाद आपकी कंपनी कन्वर्ट होगी। समझ में आया क्या? अरे बोलो आया। तो देखो कितना सिंपल सा प्रोसीजर है। दो एसआर लग रहे हैं, एसआर 1 फॉर कन्वर्जन, देन एप्लीकेशन टू आरडी, आरडी विल सी नोट एडवर्टाइजमेंट किया कि नहीं किया, उसके अंदर कंटेंट क्या क्या थे, देन आरडी विल गिव अप्रूवल, देन पास एसआर फॉर अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। सर आर्टिकल क्या को चेंज करूं सर? यू आर कन्वर्टिंग इनटू व्हिच कंपनी? प्राइवेट। एट 3 रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मेंबर शैल नॉट एक्सीड 200, तीसरा प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक इशू। समझ में आ रहा है क्या? सर we are a public company, increase number of member up to 3, increase number of director up to number of member up to 7, increase number of director up to 3। समझ में आ रहा है क्या? These are the clauses ना। तो memorandum article both will change, file with ROC, ROC will issue fresh certificate of incorporation। सर fresh certificate of incorporation issue करेगा क्यों? बेटा अभी तक तुम्हारे सीन के अंदर क्या था? NPL, नॉन प्रॉफिट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन था ना। अब क्या आ जाएगा? एक तो पब्लिक रहेगा तो पीएलसी वगैरह आएगा। सेकंड चीज क्या होगा? तुम्हारा इंडस्ट्री कोड चेंज हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? तो न्यू सीन आएगा कि नहीं आएगा? सर अब सुनो, प्रोसीजर दिया है कन्वर्जन ऑफ एनी अदर कंपनी। पहला क्या है? पास एसआर, फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कुछ कारण रीजंस वगैरह बताने पड़ेंगे तुमको एसआर के, क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बाद में तुम एप्लीकेशन किसको करोगे? आरडी को। किस फॉर्म में? आईएनसी, अरे बोलो 18 है ना, अरे बोलो रे बेशर्मो, आईएनसी 18। फिर वो देखेगा कि तुमने इन सारे लोगों को भी नोटिस भेजा है कि नहीं भेजा है। चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ऑफिसर, चैरिटी कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। व्हाट इज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट? सर कलेक्टर्स आर देयर फॉर अ डिस्ट्रिक्ट, एंड इनका भी सबका पप्पा चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर एंटायर स्टेट, and any organized department in the central government, state government or other authority whose jurisdiction the company has been operating। इन सबको भेजो, इनके भी ऑब्जेक्शन आएंगे कि नहीं आएंगे? ये लोग 60 डेज में क्या करेंगे? ऑब्जेक्शन देने तो देंगे। इसके बाद में नहीं हुआ तो जो आरडी का अप्रूवल आया वो आरओसी को फाइल करो, है ना। और उसके बाद में आईएनसी 19 में नोटिस पब्लिश होने वाला बात मैंने ऑलरेडी कर लिया था। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज और वेबसाइट ऑफ कंपनी होगा तो वहां पे भी वो नोटिस को अपलोड करने का है। फिर क्या हो जाएगा?
कि भाई साहब तुमको आरडी अप्रूवल दे देगा, आरओसी को फाइल आरडी अप्रूवल दे देगा, ठीक है, विदाउट टर्म्स एंड कंडीशन। आरडी अगर रिजेक्ट कर रहा है तो तुमको अपॉर्चुनिटी ऑफ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट देगा। फिर आप जनरल मीटिंग बुलाओ, एसआर पास करो अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल के लिए, और बाद में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस प्रोसीजर को यहां से पढ़ो शॉर्ट में। पहला क्या लिखा है, एसआर फॉर द कन्वर्जन ऑफ एमजीटी 14। दूसरा क्या लिखा है, एप्लीकेशन टू आरडी आईएनसी 18। अब एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट ध्यान रखना प्रैक्टिकल लाइफ में इंपॉर्टेंट है। आप तब तक कन्वर्ट नहीं हो सकते जब तक कि आपके सारे फाइलिंग अप टू डेट नहीं है। मतलब हर साल 2 फॉर्म भरने पड़ते हैं, एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है? अगर ये तुम्हारे बीच में कोई भी साल के फाइलिंग नहीं है ना, यू कैन नॉट कन्वर्ट। तो पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ भरना पड़ेगा। दूसरा क्या बोला है, एप्लीकेशन इन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, है ना, कॉपी टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी भेजने का है। 60 डेज में वो चाहे तो रिजेक्शन क्या ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। फिर आरडी का अप्रूवल आएगा। फिर सेकंड एसआर पास करो काय के लिए, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल, फाइलिंग विद आरओसी, और बाद में न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। समझ में आया क्या गाइस? अरे यस और नो? एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम टिल द पॉइंट? वी आर डन विद ऑलमोस्ट 25 पेजेस। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस कब कब होगा, 5 मिनट बताओ। कब कब होगा? कॉन्ट्रावेंशन किया, कंडीशन जो लगाई थी एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ लाइसेंस, या फिर अफेयर्स ऑफ द कंपनी फ्रॉडुलेंट हो रहे हैं ऑब्जेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में। और भी इन्होंने कुछ बातें नहीं भेजी क्या? अरे तुमने सेक्शन 8 कंपनी सेक्शन 8 की कंडीशन को तोड़ दिया, 3 बेसिक कंडीशन। ये और एक क्वेश्चन आ गया क्या, एक बात नहीं लिखी है क्या, अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी बोला है, हाँ नहीं तो दोनों का ऑब्जेक्ट भी हो गया और प्रिजुडिकल टू पब्लिक इंटरेस्ट भी हो गया। सर ये होने के पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देंगे। सर ऑर्डर क्या पास कर सकते हैं, वाइंडिंग अप। समझ में आ रहा है क्या? वाइंडिंग अप के अलावा भी दूसरे ऑप्शन है क्या, अमलगमेटेड विद अनदर सेक्शन 8 कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट, और एक था क्या, कन्वर्ट इनटू पब्लिक कंपनी और अनदर कंपनी रजिस्टर अंदर हैविंग। रुको, वाइंडिंग अप एक्सेस की कैपिटल जो होगा किसको भेज दोगे, अनदर कंपनी या फिर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी फंड। याद आ रहा है? अमलगमेट विद अनदर कंपनी। तीसरा बात तो इन्होंने लिखा ही नहीं ढोकलो ने, क्या, कन्वर्ट इनटू एनी अदर कंपनी। क्या यार ये लोग है ना, बैरक को पूरा करते ही नहीं है। माइला आइडल जान दो, अच्छी है, अच्छी इंस्टीट्यूट है। ऑफेंस किया सेक्शन 8 कंपनी का, कंपनी टू लाइबल है 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक, ऑफिसर इन डिफॉल्ट टू लाइबल है 25,000 से लेके 25 लाख तक। और अगर माना पता चला कंपनी का अफेयर फ्रॉडुलेंटली है तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट टू लाइबल है सेक्शन नंबर 447। सेक्शन नंबर 8 को पूरा देखो बोले बड़े बड़े आंखों से। लाइसेंस रिवॉक कब होगा? अरे यार बोल मेरे भाई। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग भाई। क्या बात क्या बात क्या बात, कितना बना? क्या बात, हार्टियस्ट कांग्रेचुलेशन, बहुत 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 बढ़िया। और कितना? 57। क्या बात क्या बात, सुपर, मतलब सुपर से भी ऊपर, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो बाय। अरे बस रे, है ना, हाँ, चलो क्लियर हुआ, एक बच्चे का कॉल आया, ठीक है, लॉ में 2 मार्क कम मिले मिले बोले एग्जाम्पशन से, ठीक है, इट्स ओके, है ना। मेन बात क्या मैंने तुमको उस दिन पढ़ाया था ना, बच्चे की खुशी में अपनी खुशी होनी चाहिए। बच्चे को आपके सब्जेक्ट में कम आए, इस चीज से आप नाराज हो रहे हो, दिस इज नॉट अ गुड साइन। इससे क्या हो जाएगा, ये बच्चे को अगर मालूम ऐसा रहता ना कि यार मैं सतीश सर को बोलूंगा आपके सब्जेक्ट में मेरे को एग्जाम्पशन नहीं लगा मिला, ठीक है, तो कॉल ही नहीं किया रहता। हार्टियस्ट कांग्रेचुलेशन टू यू आल्सो। कौन सा ग्रुप? क्या बात क्या बात, लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। जबरदस्त है ना, मतलब दिन की ओपनिंग बहुत जबरदस्त हुई आज। चलो कोई ना यार, फोकस करना। अब लाइसेंस रिवॉक होने के ग्राउंड यहाँ पे लिखा है, एक तो आपके नाम में प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड ऐड हो जाएगा, या वाइंडिंग अप कर देंगे आपकी कंपनी का सरप्लस जो है वो सेक्शन 8 कंपनी सिमिलर ऑब्जेक्ट या इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी फंड, या फिर अमलगमेट विद अनदर सेक्शन 8 कंपनी हैविंग अ सिमिलर ऑब्जेक्ट। और उसके बाद में क्या पनिशमेंट, और कंपनी 1 लाख से लेके 1 करोड़, ऑफिसर डिफॉल्ट 25,000 से लेके 25 लाख, फ्रॉड हुआ तो 447। गाइस कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो हाँ है ना। एंड सी इफ यू क्लियर ना, योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज, पढ़ने का मोटिवेशन मिलता है, सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है। समझ में आ रहा है? आ जाओ भाई साहब, ये भी हमारा हो चुका है क्या, इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलता है सेक्शन नंबर 9, क्या क्या बिना देखे बताओ, क्या बताओ बच्चों। पहला, कंपनी रे कंपनी सुन, तू तेरा जन्म हो गया है। बोले हाँ, किस दिन, किस दिन मेरा जन्म हुआ। बोले द डेट मेंशन इन, किसमें, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नो मैटर सर्टिफिकेट मिला 14 फेब को, डेट लिखा है 10 फेब। एग्जाम्पल दो सर बेस्ट। कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जिनका जन्म एक ईयर में, मानो तुम लोग 2004 वाले बर्थ वाले हो, 5 वाले है ना, कितने लोग 2005 में बर्थ हुआ है। मेजोरिटी ऑफ द क्लास आर सिंग 2005 में हमारा जन्म हुआ है। अब सुनो, वो सिद्धि का 6 में हुआ है, लेकिन देखो सिद्धि 6 में रहने के बाद भी तुम्हारे साथ में कि नहीं है। सिद्धि ऐसा कुछ हुआ है क्या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे 1 साल जल्दी रखा है, स्कूल में जल्दी डाला है। अरे कभी कभी ऐसा होता है, तेरे साथ में हुआ है ना। अब मुझे एक बात बता, तेरा जन्म किस साल का है, 6 का, और सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ ऑफ, सॉरी सर्टिफिकेट ऑफ नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ पे क्या लिखा है, 5 लिखा है। क्यों, पापा की इंटेंशन थे बच्चा जल्दी स्कूल में घुसेगा, जल्दी स्कूल से निकलेगा, जल्दी जल्दी काम पे लगेगा, जल्दी दादा मला एक वही नहीं आना है ना, ऐसा तुम लोग बोलेंगे। फिर वही नहीं आएंगी तुमको, वही नहीं आएंगी तो पिल्लू भी आएगा, मतलब पिल्लू मतलब बच्चा भी आएगा ना, है ना। पिल्लू मतलब इंक्लूड बोथ सन डॉटर वॉटेवर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 साल से क्या ही फर्क नहीं भाई, कितना फर्क पड़ता। तो जनरली तुम्हारा प्लेस बर्थ तुमको मालूम क्या है, नेम कौन सा दिन है, 2006, लेकिन दुनिया को क्या वैलिड है, हर एक डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के किस हिसाब से बन रहे हैं, 2005 के हिसाब से। वैसे तुम किस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला इज नॉट रिलेवेंट, व्हाट इज द डेट रिटन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज रिलेवेंट। समझ में आ रहा है। तो जन्म कब हुआ, जो दिन कहाँ पे लिखा है, और तेरा नाम कौन सा वैलिड है, जो कहाँ पे लिखा है, मेमोरेंडम। सर जिस दिन कंपनी का जन्म हुआ उसके बाद में कंपनी, उसके पहले तो तू कुछ थी नहीं ना, अब तू क्या बन गई है, बीसी, बॉडी कॉर्पोरेट। अब तू क्या बन चुकी है, बॉडी कॉर्पोरेट बन चुकी है। वो जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम था, तू भी इधर आ रहे बोले, तू क्या बन चुका है, तू बन चुका है एमसी, मतलब मेंबर ऑफ कंपनी। अरे मतलब यू बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी। अब सुन तू क्या क्या कर सकती है, बोले बीसी, तू है ना कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, मतलब यू आर कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, यू आर कैपेबल टू परचेस व्हाट, प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी को परचेस करना, प्रॉपर्टी को होल्ड करना, प्रॉपर्टी को डेवलप करना, प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देना। ये सब किसके पास अधिकार आ गया, तेरे पास। क्यों, क्योंकि तू कंपनी बन चुकी है। समझ में आ रहा है क्या। अरे तेरे को मालूम है क्या, तू क्या कर सकती है, सू, और तेरे ऊपर कोई क्या कर सकता है, सू। मतलब क्या होता है, सुनो, शू ऐसा अपन बोलते हैं इंग्लिश में, सू बोलोगे गलत नहीं है, ईडी लगाना जरूरी नहीं होता है। एक बार क्या हुआ था स्कूल में है ना, हमको स्टेटमेंट लिखा था मैक, और फिर उसके आगे लिखा था तो ऐसे स्टूडेंट को खड़ा किया, बच्चे पढ़ो ये क्या है, बोले मैक, ये क्या है, बेकड़ो। समझ में आ रहा है, बहुत ही गंदा था वो। तो सर ने इसलिए बताया कि बोले ईडी प्रत्यय जब लगा लगता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन करना मेकेड बोल। समझ में आ रहा है क्या। फिर इधर आ गया, जान दो ऐसा नहीं बोल सकते, हर चीज को तुम ईडी लगा भी नहीं। आ जाओ एनीवे। तो तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, तुम प्रॉपर्टी को सेल परचेस एंटर कर सकते हैं, अरे तुम सू कर सकते हैं, कोई तुम्हारे ऊपर सू कर सकता है, मतलब क्यों क्यों भी छूट हो सकता है। ये क्यों हुआ, क्योंकि तू क्या हो चुकी, इनकॉर्पोरेशन होगी। ये क्या है, दिस इज इफेक्ट ऑफ ई आई याच्या आईची, मतलब इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दिस इज व्हाट, इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा सुनना, पढ़ लेते क्या एक बार। और कंपनी तू ये सब कुछ कर रही, मतलब तू क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ पे 3 केस लॉ, 4 केस लॉ है टोटल, कितने केस लॉ है, 4 केस लॉ, जो हर बात में यही बोल रहे, कंपनी क्या है, एसएलई, कंपनी क्या है, एसएलई, कंपनी क्या है, एसएलई, कंपनी क्या है। तो इतनी बार क्यों बोले, केस लॉ भी 4 है ना, तो बोलना भी मेरे को 4 बार था। पहला पॉइंट क्या बोला है, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, किस दिन से जिस दिन से तुम्हारा जन्म हुआ। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, तो बोले specified in incorporation, the subscriber to memorandum become, and all other person become a
members of the company. घंटा कुछ भी लिखते all other person, STM only. Then the other person, director, if not a subscriber, how can you say he is a member of the company? एडे लोग ध्यान दो. Company, such company shall become BC, body corporate. The name of the company is that which is mentioned in the, समझ में आ गया 3 पॉइंट. सर देयर आफ्टर सच बॉडी कॉर्पोरेट क्या कर सकती, एक्सरसाइज फंक्शन ऑल इनकॉर्पोरेट जो कंपनी कर सकती वो मैं सब कर सकती. परपेचुअल सक्सेशन बोले में रखा है, member may come, member may go, company goes on forever. The death, insolvency, insanity of the member does not affect the status of the company. Company is created by process of law. The existence of company comes in by process of law only. Power to acquire, power to hold, power to develop what? Property. फिर फर्क नहीं पड़ता वो मूवेबल है, इमूवेबल है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है ना. सर कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के बाद में हम सुसु कर सकते हैं, मतलब शू एंड बी शुड. अरे दिस इज व्हाट इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, नाइसली रिटन ओवर हियर. समझ में आया क्या बच्चों, बोलो हाँ या ना. अरे मजा आ रहा है. मतलब तुम लोग देखो इनकॉर्पोरेशन चैप्टर जब तुम पढ़ते हो ना, इट इज सच ए ह्यूज चैप्टर. और अगर तुम इस तरीके से ही पढ़ते जिस तरीके से सिलेबस में दिया, यू विल नॉट अंडरस्टैंड. हमने सेक्शन को तोड़ तोड़ के अलग अलग जगह पे पढ़ा, बट अगर आप लास्ट में कंसोलिडेट करके देखो तो क्या तुमको ये समझ में आ रहा है, हम लोगों को सारी बातें समझ में आ रही है. अरे हाँ या ना. तो आज का मेरा उद्देश्य ये था कि जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है ना, उस सारी चीजों को तुमको क्या करा के दूं, रिवीजन. देन विल स्टार्ट द रिमेनिंग टॉपिक. समझ में आ रहा है. सर एमओए, मोआ, कारे बुआ, बोआ, मोआ मतलब memorandum of association is a fundamental document. I can say it is a charter document. Charter document मतलब charter और constitution. It's a constitutional document. जैसे भारत का संविधान होता है वैसे ही कंपनी का मेमोरेंडम होता है. ये बताता है, मतलब तुमको पता है ना, याद करो कुछ बातें. एक होता है मोवा, एक होता है ओवा. बहुत ही गंदा शब्द है. से इट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, or else say memorandum or say article rather than saying मोवा ओवा. कैसा गंदा लगता. हाँ मोवा ओ. अरे क्या मुंह में तंबाकू डाला है क्या तुम्हारे, मोवा ओवा. तो क्या बोलने का इसको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल, या फिर मेमोरेंडम या आर्टिकल, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड. और सर तुम इतने पांचटली जोक मारते जब पढ़ाते तब वो मेरे में कुछ भी किया तो चलता है. क्यों रे भाई, ऐसा मैं ना स्कूल में बैठता था मालूम है क्या. एक होता है सर ऐसे पढ़ाते हैं तो ऐसा बैठना, लेकिन मेरा क्या था ना, कहीं पे निगाह और कहीं पे निशाना था. अपन ऐसा बैठते थे. उद्देश्य क्या होता था भाई साहब फिर है ना, सामने वाला भी जो बेटा उसको भी मालूम अपने को देख रहा है, तो मला बघतोय. हाँ. और अचानक से सर ने देखा, सर बस आप ही को तो सुन रहा हूँ सच में आ रहा है क्या. नहीं रे बाबा रिलैक्स हो, मेरे को ना बचपन की याद आ गई तो मैं बता नहीं सकता क्या, बता सकता ना. मैं थोड़ी बोला तेरा उद्देश्य वो है. अपने इधर के बच्चे बहुत अच्छे बे, है ना. अब जो आगे बैठते वो भी तो ऐसा पीछे देखते कि नहीं देखते, क्यों शावनी सर कोई बोला तो देखना पड़ेगा ना. हाँ आ जाओ बच्चों, फोकस करते हैं अपन लोग मोवा नहीं सॉरी मेमोरेंडम और आर्टिकल के ऊपर. सो मेमोरेंडम एक फंडामेंटल, अरे मैं क्या बोलता हूँ, तुम्हारी कंपनी क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती किधर लिखा है मेमोरेंडम में. नहीं कर सकती ये नहीं लिखा होता है, क्या कर सकती लिखा होता है. लेकिन जो लिखा है सिर्फ वही कर सकते, उसके बाहर कुछ नहीं कर सकते, ये लॉ ने बोला है. मतलब सर सुनो सुनो, क्या बोल रहे हैं हम लोग, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी को. क्या करता है, डिफाइन. क्योंकि तुम लिखते हो ना, इट इज अ पर्पस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी. विदाउट मेमोरेंडम इवन कंपनी कैन नॉट गेट इनकॉर्पोरेट. हमने देखा है बिगिनिंग. क्वेश्चन ये आता है, जो तुमने ऑब्जेक्ट में लिखा है क्या तुम उसके बाहर जाके कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं. तो क्या ना, इसे मेमोरेंडम आल्सो कन्फाइन. पहले डिफाइन व्हाट यू कैन डू, कन्फाइन यू कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड. समझ में आ रहा है. अगर सर मैं ऑब्जेक्ट के बाहर जाके कुछ कर देता हूँ उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायरस. डोंट से अल्ट्रा वायरस, इट इज नॉट कोरोना वायरस को, है ना, वायरस है वो. समझ में आ रहा है क्या. सच्ची में बता रहा हूँ, बच्चा एग्जाम में लिख के आता अल्ट्रा वायरस, सामने वाले को मिलता ना वायरस, भाई वो ऐसा वायरस तुम्हारी जिंदगी में ढकल देगा, फिर तुम बोलते पास क्यों नहीं होते, क्योंकि तुमने वायरस उधर घुसा है ना.
वायर्स, इट इज अ वायर्स। समझ में आ रहा है? वायर्स का मतलब होता है पावर, वायरस का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज, जैसे आप बोल सकते हो मालवेयर, इफ इट कम इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जो तुम्हारी फंक्शन को खराब करता है टेक्नोलॉजी में, एंटीवायरस, वायरस। हाँ। सो मेमोरेंडम में क्या लिखा रहता है? तेरा नाम, जैसे किसी से मेमोरेंडम आउटसाइडर के लिए होता है, आर्टिकल इंटरनल वालों के लिए। तो मेमोरेंडम में लड़की लड़के को क्या पूछती है शादी के समय में, पहले मीटिंग में, तेरा नाम तो बता, है ना, नेम क्लॉज। तेरा काम तो बता, तेरा धाम तो बता, धाम मतलब इन विच स्टेट यू आर लिविंग। तेरा काम तो बता, क्या काम करता है? काम में दो काम है, मेन ऑब्जेक्ट और एंसिलरी ऑब्जेक्ट। फिर तेरा लाइ तो बता, लाइ मतलब लाइबिलिटी कितनी तेरे आंख पे है ना। हाय हाय करेंगे लाइबिलिटी को सुनने के बाद में, एक तो तू लिमिटेड रहेगा, या फिर मतलब वो पूछती थी तूने कितना लोन मार्केट से लेके रखा है। अच्छा तेरी आय तो बता है, मतलब तेरी इनकम कितनी, कैपिटल ऑफ द कंपनी। कैपिटल में ऐसा नहीं कि 5 लाख 10 लाख 6 लाख, ऐसा नहीं होता है, 1,10,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। कैपिटल, नंबर ऑफ, ये सारी बातें याद कर रहे हो तुम लोग, है ना। मैं रिवीजन में तुमको फॉर्म खोल के नहीं बता रहा हूँ, बट बिहाइंड द माइंड, बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए क्या क्या देखा है। सर एसोसिएशन, एसोसिएशन क्लॉज इज अ क्लॉज और नॉट अ क्लॉज, नॉट अ क्लॉज। पूरी दुनिया इसको क्लॉज बोलती है, लेकिन जब हमने खोल के बताया था, मैंने आपको बताया था क्लॉजेस सिर्फ कहाँ तक लिखे हुए हैं, उसका पार्ट है एसोसिएशन। और हमने मेमोरेंडम भी खोल के देखा था, तो मेमोरेंडम में भी क्लॉज ए बी सी डी कैपिटल, ये एसोसिएशन क्लॉज को क्लॉज लिखा ही नहीं है मेमोरेंडम में प्रैक्टिकल लाइफ में। कितने लोगों को मैं बोल रहा हूँ इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है? प्रैक्टिकल एक्सपोजर कहाँ पे रहे मेमोरेंडम, ये देखो, आ जाओ। सबसे पहले क्लॉज ए नंबर 1, ए 2, 3, समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट। फिर चौथा क्या है? लाइबिलिटी। पांचवा कैपिटल, कैपिटल। छठा तुम इधर बोलोगे, ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 4 के अंदर, कंपनीज एक्ट, सेक्शन नंबर 4। सेक्शन, मैंने क्लॉजेस क्यों बोलता है इसका लॉजिक भी बताया था। सेक्शन 1 4, सॉरी सेक्शन 4 किधर है? सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई। ई इज अ कैपिटल क्लॉज, और उसका एक पार्ट है सब्सक्राइबर क्लॉज। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ई के बाद में सीधा एफ आया जो किसका है, 1% कंपनी नॉमिनी क्लॉज। समझ में आ रहा है क्या? जैसे अपने इधर आ जाओ, तो ये देखो नॉमिनी क्लॉज के बारे में यहाँ पे, इवेंट ऑफ द डेथ एंड द नॉमिनी। समझ में आ रहा है? सो सारे क्लॉजेस चेंज हो सकते हैं। नेम क्लॉज चेंज, कंपनी का नाम चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है, माइलॉन लिमिटेड कर्नाटका की थी, इंडिया में महाराष्ट्र में, और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बनी कि नहीं बनी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बनने के पहले भी रिलायंस टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन था, फिर रिलायंस क्या बोल सकते हैं कॉर्पोरेशन लिमिटेड हुआ, फिर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हुआ। क्वेश्चन, क्या नाम चेंज हो सकता है? हो सकता है। धाम चेंज हो सकता है? हो सकता है। काम चेंज हो सकता है? हो सकता है। लाई चेंज हो सकती है? हो सकती है। कैप चेंज हो सकता है? हो सकता है। एसोसिएशन क्लॉज कैन नॉट बी चेंज। सर क्या बातें कर रहे हो? सर एक पब्लिक कंपनी में बनते वक्त कितने लोग चाहिए? एक पब्लिक कंपनी बनते वक्त कितने लोग चाहिए बताओ? आज बताना पड़ेगा बच्चों तुमको। सर 7 लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? हमने मेमोरेंडम खोला किस कंपनी का? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मेमोरेंडम के अंदर सब्सक्रिप्शन क्लॉज में सिर्फ 2 ही लोगों का नाम है। कितने लोगों का? सर इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी हाउ कैन इट गेट फॉर्म बाय द 2 पर्सन? व्हेन इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इट वाज अ प्राइवेट कंपनी, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू पब्लिक। तो नाम चेंज हुआ, काम चेंज हुआ, धाम चेंज हुआ, सब चेंज हुआ, क्या चेंज नहीं हुआ? तुम्हारा सब्सक्रिप्शन क्लॉज जिसको बोलते हैं ना, दैट विल नेवर गोइंग टू चेंज। समझ में आया? अरे यस और नो? अब इसको खुलने में टाइम लगेगा, तुम लोग जाके इस बात को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि जो अपन ज्ञान कर रहे हैं वो सही है या झूठा झूठा है। अच्छा सुनना, अब हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? ओनली एंड ओनली नेम क्लॉज। किसके बारे में? सर क्वेश्चन, नेम क्लॉज रीड विथ सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 1 सबसेक्शन, उसके सबसेक्शन 1 क्लॉज ए।
पहला तो क्या बोला है, तुम्हारे नाम के अंदर तुम्हारा नाम होना चाहिए, नेम ऑफ कंपनी प्लस तुम्हारे नाम के एंड में एक तो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। समझ में आया क्या? दूसरा बात इन्होंने क्या बोला है कि सर इस मोह माया से, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड नाम की मोह माया से कौन दूर है? सेक्शन 8 कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। सर सुनो ना एक बात, नेम रिजर्वेशन करना है, नेम रिजर्व करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म है गाइस? स्पाइस प्लस पार्ट ए इन केस ऑफ न्यू कंपनी। सर नाम को चेंज करना है, सो रिजर्व यूनिक नेम। समझ में आ रहा है? तो अभी नेम काय के लिए रिजर्व कर रहे हो तुम? काय के लिए, काय के लिए रिजर्व कर रहे हो? सर नाम रिजर्व हम लोग कर रहे हैं फॉर इनकॉर्पोरेशन, स्पाइस प्लस पार्ट ए। मैक्सिमम हाउ मच नेम यू कैन अप्लाई? 2, आउट ऑफ विच हाउ मेनी नेम यू विल गेट अलॉटेड? 1। कौन सा, पहला या दूसरा? प्रेफरेंस में पहला अवेलेबल होगा पहला, पहला नहीं होगा तो दूसरा, दूसरा। सर दोनों भी अवेलेबल नहीं है तो रीसबमिशन। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। उसके अंदर कितने नाम अप्लाई कर सकते हैं? 2। कितने मिलेंगे? एक ही मिलेगा। सर वो दोनों भी नाम नहीं है, इस टाइम नॉट अ रीसबमिशन, रिजेक्शन। अगेन पे फी 1000 रुपीज, फाइल अनदर फॉर्म। नेम इज रिजर्व फॉर हाउ मेनी डेज? सर 20 days in case of new incorporation, but to change the name SR is required to be passed ना। so how many days? 60 days, 21 day तो नोटिस का टाइम चल जाएगा। समझ में आ रहा है? काफी सारी चीजें उधर। सो स्पाइस प्लस पार्ट ए के अंदर आप नेम रिजर्वेशन के लिए डालोगे एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ द चेंज ऑफ द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रिजर्वेशन ऑफ नेम किस चीज में डालोगे? तुम्हारा स्पाइस प्लस, और चेंज ऑफ नेम रन रिजर्व यूनिक नेम। और रिजर्व यूनिक नेम कितने दिन के लिए अवेलेबल होता है? फॉर 60 डेज। और रीसबमिशन मिला तो कितने दिन का समय मिलता है रीसबमिशन में? 15 दिन का। समझ में आ रहा है क्या कि आप डिफेक्ट को रेटिफाइड करो? आगे बढ़ो। सर सबसेक्शन रिस्ट्रिक्शन ऑन नेम रिगार्डिंग यूज ऑफ द वर्ड, प्रोविजो के अंदर लिखा है तुम्हारा नाम कैसा नहीं होना चाहिए? आई ओ यू, बस। I for the name should not be identical or too nearly resemble with any other company। ना आइडेंटिटी होना चाहिए ना रिजेंबल होना चाहिए किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी से। या कौन सी कंपनी? जो फर्क नहीं पड़ता वो एग्जिस्टिंग कंपनी इस लॉ में बनी या पुराने लॉ में बनी है। सर तुम्हारा नाम कैसा नहीं होना चाहिए? ऑफेंसिव अंडर एनी अदर लॉ। मैंने बताया था दिस अ कंपनी जिसने अपने नाम के अंदर किल वर्ड लिखा था, अप्लाइड फॉर द नेम रिजर्वेशन, नाम नहीं मिला। आज उस कंपनी का नाम क्या है? गुड नाइट। समझ में आ रहा है क्या? अरे यस और नो? और ये देखो क्या रे, सर 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 सुनो, यू मतलब योर नेम शुड नॉट बी ऑफेंसिव अंडर द ओपिनियन ऑफ होम? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना। या फिर आपका नेम ऐसा नहीं होना चाहिए जो इंप्रेशन दे रहा है क्या कि तुम्हारा बोले घटघट है। घटघट मतलब कनेक्शन है। या फिर तुमको क्या है बोले घटघट मिल रहा है क्या? सपोर्ट। सपोर्ट किसका? मतलब पेट्रोनेज बोलते हैं उसको, सपोर्ट को क्या बोलते हैं? पेट्रोनेज। या फिर कनेक्शन है किसके साथ में? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो किसने बनाई है? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है। सर ऐसे शब्द कौन से हैं जो ये इंप्रेशन देते हैं कि हमारा घटघट है ना? सेंट्रल, स्टेट, यूनियन, फेडरल, याद आ रहा है क्या? सर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, गवर्नर, देन बोर्ड, कमिश्नर, these are those word, municipality, authority, commission, these are those word जिसको अगर आपको यूज करने का है भारत, कब कर सकते हो? फर्स्ट यूनिट टेक अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल। अब देखो कुछ है प्रोहिबिशन और कुछ है रिस्ट्रिक्शन। प्रोहिबिशन क्या है? आईओयू नहीं होना चाहिए। आईओ मतलब आइडेंटिकल, ऑफेंसिव और अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सीजी नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या बोला है? या दूसरा कि अगर आपके नाम में कुछ ऐसा वर्ड आ रहा है जो आपका बता रहा है क्या है? दैट यू हैव कनेक्शन विथ व्हाट? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। हेलो, नहीं बोल बोल बोल, कहीं आए हो? हे भगवान, क्या रे? हे भगवान, डाल डाल डाल। ठीक है, ठीक है, नहीं कर कर तू, है ना?
अपन देखा, मैं कॉल करूँ क्लास से हुए बाद में। यस हाँ भाई, हमारा एक बंदा था हु डिजर्व ऑल इंडिया रैंक काइंड ऑफ, बट अनेबल टू क्लियर, ऐसा हुआ है। ठीक है विल सी, क्योंकि एग्रीगेट में उसका रहा हुआ है, दैट टू वेरी नॉमिनल अमाउंट्स। तो मैं बोला रुक अपन रीचेकिंग का बात करते हैं। अब ध्यान देना दूसरा वर्ड क्या बोला है यहाँ पे, सर क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए गाइस, रिस्ट्रिक्टिव कि ये नाम हो रहे तो फर्स्ट परमिशन लो किसका, सीजी का। आगे क्या बोला हुआ है सुनो, दो कंपनियों के नाम एक जैसे ही माने जाएंगे, एग्जाम में इसके बन बन के केस स्टडी आएंगे, भर भर के केस स्टडी आ सकते हैं, और यहाँ पे तो भी कम है, मैंने ज्यादा बताया। ठीक है, पहला बात बोले, अगर नीचे वाले कंपनियों के अंदर सिर्फ नीचे जो दिया है वो डिफरेंस होगा तो माना जाएगा दोनों भी नाम एक दूसरे से रिजेंबल है। नंबर वन, प्यूरल और सिंगुलर, मतलब यहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड हो, तुम अप्लाई कर रहे हो ग्रीन्स टेक्नोलॉजी या ग्रीन्स टेक्नोलॉजीज, सिंगुलर को प्यूरल बना रहे हो ना, तो माना जाएगा पहला नाम से दूसरा नाम क्या कर रहा है, रिजेंबल खा रहा है, तो आपके दूसरे नाम नहीं मिलेंगे इफ यू अप्लाई। दूसरा, मिलने का तरीका है, टेक एनओसी फ्रॉम द फर्स्ट कंपनी। दूसरा, स्पेस लेटर चेंज कर दिया तुमने, स्पेसिंग चेंज कर दिया, पंचुएशन चेंज कर दिया, मतलब एबीसी लिमिटेड नाम से ऑलरेडी एक कंपनी है, एंड अब सोचते हो आप ए डॉट बी डॉट सी डॉट कर देंगे लिमिटेड, यू विल नॉट गेट द नेम। व्हाई? बिकॉज यार तुम सिर्फ डॉट लगा रहे हो, कोई भी क्या बोलेगा ये वही कंपनी है। या फिर तुमने ए स्पेस बी स्पेस सी स्पेस लिमिटेड किया, यू विल नॉट गेट दिस नेम, क्योंकि ये कंपनी अभी एग्जिस्ट करती है, इनके एनओसी के साथ में भी नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट नेम है ये। सर दूसरा, डिफरेंट टेंसेस यूज किए तुमने, एसेंट सॉल्यूशंस तुम अप्लाई कर रहे हो, एसेंडेड सॉल्यूशन, प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस बनाने से द नेम इज कंसीडर्ड एज रिजेंबल टू ईच अदर, यू विल नॉट गेट अ सेकंड नेम। आगे असेंडिंग सॉल्यूशन, हाँ आईएनजी प्रत्यय लगा दिया तुमने, यू विल नॉट गेट द नेम। समझ में आ रहा है क्या? सर स्पेलिंग को चेंज करने से नाम मिल जाएगा क्या, ग्रामेटिकल वेरिएशन करने से। देखो एक कंपनी है डिस्क सॉल्यूशन लिमिटेड और तुम कर रहे हो डिस्क सॉल्यूशन लिमिटेड, फोनेटिकली बोथ आर सेम, so ये नाम नहीं मिलेगा। हाँ बट इफ यू आर अप्लाइंग द डिस्को सॉल्यूशन लिमिटेड, आई एम अ डिस्को डांसर, दीज आर नॉट रिसेंबल, यू विल गेट द नेम। समझ में आ रहा है क्या? इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। आगे सर डिफरेंट फोनेटिकली स्पेलिंग, बी के बी के बी के बी के बी के ऑल आर कंसिडर्ड वन एंड द सेम, यू विल नॉट गेट द नेम। सर इसके अलावा कंप्लीट ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलिटरेशन नॉट अ पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग नेम, मतलब सुनना सुनना, तुम हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हो, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये कंपनी है, तुम बोलते मैं अलग ट्राई करूंगा क्या, राष्ट्रीय विद्युत निगम लिमिटेड, मतलब नेशनल को राष्ट्रीय, इलेक्ट्रिसिटी को विद्युत, है ना, कॉर्पोरेशन को निगम, और लिमिटेड, the name is considered resemble to each other, you will not get the name. So when you apply for the name reservation ना, that time you have to check all these factor कि इस नाम से कोई कंपनी क्रॉस में एग्जिस्ट कर रही है क्या, इंग्लिश है तो इसका हिंदी वर्ड क्या है, उससे किसने अप्लाई किया हुआ है क्या। सर ऑर्डर चेंज कर दिया तुम, सुनना तुमने क्या कर दिया, हॉस्ट एक्सटेंशन या प्रीफिक्स लगा दिए। एक कंपनी है लीगल शार्क, तुम बोलते www लीगल शार्क, अरे भाई जब जस्ट www लगाने से यू विल नॉट गेट अ नेम, इट इज रिजेंबलिंग माना जाएगा। तुम बोलते ठीक है लीगल शार्क है ना, लीगल शार्क एजुवेंचर प्राइवेट लिमिटेड है ना, मैं काम करता legalshark.com, legalshark.org, legalshark.org.net, द नेम आर कंसीडर रिजेंबल। समझ में आ रहा है? तो .com.net एक कंपनी अल्ट्रा सॉल्यूशन लिमिटेड, और तुम क्या अप्लाई कर रहे हो, अल्ट्रा सॉल्यूशन .com लिमिटेड, आपको नाम नहीं मिलेगा, रिजेंबल माना जाएगा, लेकिन बट सुप्रीम अल्ट्रा सॉल्यूशन लिमिटेड आपको मिल जाएगा, यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं लगा है, नॉट सेम एज अल्ट्रा सॉल्यूशन .com लिमिटेड। एक है सुप्रीम अल्ट्रा सॉल्यूशन इज नॉट सेम एज अल्ट्रा सॉल्यूशन .com लिमिटेड। समझ में आया क्या? एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम? नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है तुम्हारा, डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल इन वन एंड बोथ नेम्स, मतलब कॉग्निजल टूल्स लिमिटेड है और तुमने डाला अ कॉग्निजल टूल, या फिर दी कॉग्निजल, या फिर अन, अब ये ऐसे डाले तो यू विल नॉट गेट द नेम। लेकिन सुनना ये डिफरेंस है, ईशा इंडस्ट्री लिमिटेड इज डिफरेंट फ्रॉम अनीशा। यहाँ पे अन तुमने वो नाम को अटैच किया हुआ है, या तुमने वो ये लिखा हुआ है ए एन दी वर्ब डाले हुए,
क्या बोल सकते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, आर्टिकल बोलते हैं ना, आर्टिकल डाले हुए। तो अनीशा इज द नेम नॉट अ आर्टिकल। ईशा के आगे अन लिखा, ऐसा लिखा है क्या? हाँ, ये आपको नहीं मिलेगा, अन ईशा ये नहीं मिलेगा, लेकिन अनीशा लगाया तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। सर एडिशन डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन किया है न्यूमेरिकल के अंदर, मतलब एक्सप्रेशन डिनोटिंग द न्यूमरल एग्जिस्टिंग नेम, न्यूमरल रिप्रेजेंटिंग द ब्रांड, जैसे क्या है, थंडर सर्विस लिमिटेड, आपने बोला थंडर 11 सर्विस लिमिटेड, वन थंडर सर्विस लिमिटेड, भाई ये रिजेंबल माना जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो आपको ये सिर्फ याद रख, अच्छा ये तो कुछ है ना बेसिक से एग्जांपल दिए, देयर आर सो मेनी केसेस अपार्ट फ्रॉम दिस। एक लास्ट एग्जांपल याद रखना, एक है कंपनी एबीसी लिमिटेड एंड यू आर अप्लाइंग फॉर एबीसी दिल्ली प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम आपको रिजेंबल लग रहा है या मिल सकता है? मिल सकता है, रिजेंबल लग रहा है? सर ये रिजेंबल है, ये मिलेगा नहीं। लेकिन अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, एक कंपनी एबीसी लिमिटेड एंड नाउ एबीसी पुणे लिमिटेड, एबीसी, और आप अप्लाई कर रहे हो एबीसी दिल्ली प्राइवेट लिमिटेड, क्या ये नाम रिजेंबल है क्या? ये नाम रिजेंबल नहीं है, ये नाम मिल सकता है, लेकिन कंडीशन है क्या, इनसे एक एनओसी लेना पड़ेगा ना, एनओसी एबीसी कॉमन है। तो बोला क्या है, अगर कोई एग्जिस्टिंग नाम है जिसके अंदर प्लेस नहीं है और नए नाम में सिर्फ तुम प्लेस ऐड कर रहे हो, तो ये रिजेंबल माना जाएगा। लेकिन एग्जिस्टिंग नाम में ऑलरेडी प्लेस है और आप दूसरा नाम अप्लाई कर रहे हो और वहां का प्लेस अलग है, तो इसको हम लोग रिजेंबल नहीं मानते, ये नाम आपको मिलेगा, लेकिन एनओसी लेना पड़ेगा क्योंकि कॉमन नेम यूज हो रहा है। ठीक है, ये वाला बात आपको ध्यान रखना है। सर हम लोगों का अभी क्या हुआ, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, रूल 8, रूल 8 बी, रूल 8 सी, इतना ही हुआ है। नेम रिजर्वेशन जब आपको मिलता है तो न्यू कंपनी के केस में कितने दिन के लिए? 20। सर एप्लीकेशन किस में करोगे? स्पाइस प्लस फॉर्म है। और नई एग्जिस्टिंग कंपनी में नाम चेंज कर रहे हो तो कितने दिन के लिए मिलेगा? हाउ मेनी डेज? बोलो, समझ में आया? 60 डेज। सर क्या 20 दिन का जो नाम है उसको एक्सटेंशन मिल सकता है क्या? अरे तुम्हारा नाम कितने दिन के लिए रिजर्व है? 20 डेज के लिए। सर मेरे को इसको 40 डेज करना है, कर सकते हो? हाँ, बिफोर कंप्लीशन ऑफ 20 डेज आप इसको 40 डेज कर सकते हो, 1,000 रुपए पे करना पड़ेगा। तो 40 डेज कहाँ से? जिस दिन नेम रिजर्व हुआ वहां से। सर क्या मैं इसको 60 डेज कर सकता हूँ क्या? हाँ, 40 डेज कंप्लीट होने के पहले आपको रिजर्वेशन ऑफ नेम डालना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा? 2,000 रुपए। सर क्या मैं ओरिजिनल डेट 20 डे कंप्लीट होने के पहले सीधा 60 डेज के लिए कर सकता हूँ क्या? 3,000 रुपए करके। सर मैं क्या 60 डेज के आगे एक्सटेंशन मार सकता है क्या? नॉट अलाउड। समझ में आ रहा है क्या? सो दिस इज द रिजर्वेशन, नेम रिजर्वेशन गाइडलाइन। ये देख लो, 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज एंड 3,000 रुपीज का मैंने बता दिया। सर सुनो ना, नाम रिजर्व हो गया, नाम रिजर्व हो गया, लेकिन नाम रिजर्व करा है सर गलत इंफॉर्मेशन देके, या फिर मैंने नाम के लिए एप्लीकेशन दिया विद फॉल्स इंफॉर्मेशन। मतलब एसडीबी अप्लाई फॉर व्हाट? नेम रिजर्वेशन टू whom? आरओसी, पावर इज गिवन टू whom? सीआरसी। अब दो, और ये जो नाम है इसके लिए मैंने फॉल्स स्टेटमेंट या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन या सपरेशन ऑफ फैक्ट किया हुआ है, गलत किया हुआ है कि नहीं किया है? आरओसी देखेगा कि नाम रिजर्व हो चुका है नहीं, और नाम रिजर्व हुआ है कि नहीं हुआ है। आरओसी ने नेम रिजर्वेशन किया है कि नहीं किया? रिजर्वेशन अप्रूव, नेम रिजर्वेशन अप्रूव हो चुका है। आरओसी देखेगा कि भाई साहब तुम्हारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है या तुम्हारी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई। अगर तुम्हारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है तो वो क्या बोलेगा तुमको, बताओ क्या बोलेगा? नहीं इनकॉर्पोरेट हुई तो वो जो नेम रिजर्व किया था उसको कैंसिल कर देगा और तुमको फाइन लगाएगा ₹1,00,000 का। अरे बोलो हाँ या ना? प्लस अगर तुम्हारी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो नाम जो रिजर्व वो कैंसिल और ₹1,00,000 का फाइन। कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है सर, फिर तुमको बोलेगा चेंज नेम, कितने महीने में? 3 मंथ, बाय पासिंग विच रिजोल्यूशन? ऑर्डिनरी। वैसे नाम चेंज के लिए स्पेशल लगता, लेकिन यहाँ पे कौन सा चल जाएगा? ऑर्डिनरी, क्योंकि सीजी ने बोला है ना, अगर तुमने नाम चेंज नहीं किया तो आरओसी तुम्हारी कंपनी को क्या कर देगा?
स्ट्राइकिंग ऑफ फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनी, या फिर एप्लीकेशन कर देगा एनसीएलटी को, क्या कर दो इसको मार डालो, मतलब वाइंड अप। देखो if the name is reserved, company has not been incorporated and the name is reserved shall be cancel, समझ में आ रहा है, और ₹1,00,000 का तुमको फाइन लगेगा। बट अगर कंपनी क्या हो चुका है, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुका है, तो तुमको बोलेंगे चेंज द नेम, कितने महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, बाय पासिंग विच रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी। लेकिन फिर भी नहीं चेंज किया तो क्या हो जाएगा, एक तो कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, या फिर तुम्हारी कंपनी को वाइंड अप कर देंगे। समझ में आया? वी आर डन विथ विच क्लॉज गाइस, वी आर डन विथ विच क्लॉज, वी विल टेक 7 more minute, ठीक है? क्या नेम क्लॉज तक आज खत्म करते हैं, बाकी का आगे देखते हैं। डन, सॉर्टेड। भाई साहब रिवीजन कैसा हुआ? ये कॉन्फिडेंस तो आ रहा है ना दैट यू आर इन द राइट हैंड, दैट इज मोर इनफ, मोर देन इनफ।